डॉक्टर को पीटना सबसे आसान। आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उठो अपना इलाज कराने जाओ और वहाँ पे 2 अटेंडेंट ले जाओ, उनको पीट लें और कोई शिट नहीं कर दे, कोई किसी को मतलब नहीं उस चीज़ से। जब मैंने ये कंप्लेंट डाला ना तो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉल आया था मेरे को कि आपने ये कंप्लेंट डाली है और उनका टोन थ्रेटनिंग था। तेरा वीडियो ना वो हो जाएगा, कमेंट आप इन्हें टेक डाउन कर देगी। करने दो सर। AI टूल्स रेडियोलॉजी में इतने अग्रेसिवली मार्केट किए जा रहे हैं तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। या तो वो ह्यूमन मतलब जो इंसान है, जो मतलब टेक्नीशियन हो गए या कोई भी एक चेन बनी हुई है उसका कॉस्ट रिडक्शन के लिए, या फिर वो सच में क्लिनिकल लिमिटेशन को समझते हुए किए जा रहे हैं। 2 चीज़ें बनती हैं, 2 चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो AI टूल्स कहाँ हेल्प करेंगे और वो कहाँ अभी नहीं करने चाहिए। एक केस मुझे नहीं पता जहाँ पे किसी डॉक्टर के ऊपर अटैक हुआ हो और एक्चुअल में जिसने अटैक किया था उसको सजा हुई हो। जो AI टूल्स की मैं बात करूँ, अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि कोई सा भी AI एजेंट अभी तक इंडिविजुअली 100% या फिर 95% का जो हमारा जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। हाँ, AI का ये फायदा जरूर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्कैन मतलब 50 स्कैन को उसने एनालाइज किया और एक प्रोविजनल रिपोर्ट जनरेट किया, फिर उसको उसके पीछे एक बैठा हुआ रेडियोलॉजिस्ट उसको वेरीफाई करेगा। तो इससे ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अभी एट प्रेजेंट मेरी जानकारी उसके हिसाब से अभी तक ऐसा कोई AI टूल नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया कि उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनेगी। एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, डेटा कलेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको कोई सा भी स्टैंडर्ड भी मेडिकल प्रैक्टिस होती है ना, उसमें जैसा स्टेजेस होते हैं उस स्टेज में ही है वो। So today's guest is one of Uttarakhand's most senior radiologists, Dr. Hemant Kumar, a doctor with deep experience in medical science, healthcare systems, AI, geopolitical issues, and future of modern hospitals. Today's conversation is going to be honest, raw, and of course uncomfortable at times. So please welcome Dr. Hemant Kumar to Beyond Logic. Hi sir, welcome to our show. Thank you. वेलकम टू बियॉन्ड लॉजिक सर। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर अपने व्यूअर्स को। मेरा नाम हेमंत कुमार वर्मा है जी सर। मैं एक से तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, MBBS प्लस MD रेडियोलॉजी किया था मैंने। एट प्रेजेंट मैं यहीं हरिद्वार में एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जी सर, अभी सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं अभी आपके यहाँ। सीनियर तो क्या हाल है, मतलब छोटा सा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 2 अगर रेडियोलॉजिस्ट हैं तो ये हो सकता है कि मैंने MD में जो करी है उससे पहले गया था, इस बेसिस पे सीनियर बोल सकते हैं। चलो सर आपकी ब्रांच से ही शुरू कर लेते हैं। आपको नहीं लगता सर, एक रेडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं पहले, आपको नहीं लगता रेडियोलॉजी एक पैराडॉक्स है? अब पैराडॉक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग स्पेशलिटी है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इनविजिबल ब्रांच भी है जो कि पब्लिक को पता ही नहीं है ना, क्योंकि पब्लिक नेवर गेट टू सी देयर रेडियोलॉजिस्ट, दे get to see their scans only, they meet their scans, they don't get to meet their radiologist. Does that affect you? आपको फील तो होता ही होगा कि आपका रोल है एक पेशेंट के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब फर्स्ट टाइम मैं वैसे अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ तो मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि इनफैक्ट मुझे 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना ये भी बताने वाला कोई नहीं था। ओके, मेरा बैकग्राउंड मतलब ये है कि मेरे फादर किसान हैं और उसके पहले जितने भी प्रीवियस जनरेशन सारे किसान हैं छत्तीसगढ़ से। तो जब 10th के बाद अब पता नहीं एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो, मैं जब जिस टाइम मैंने 10th किया था उसके बाद 10th में आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है कि आपको मैथ्स में जाना है, बायोलॉजी में जाना है। हाँ, जिसमें अभी भी वही है, सेम ही। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे स्कूल में ऐसा होता था कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा अच्छा होशियार है वो मैथ्स से लेगा, उससे थोड़ा सा गधा हुआ है बायोलॉजी लेगा, और जो सबसे गधा है वो आर्ट्स लेगा। ये मतलब ये उसको बंदा इसको अदरवाइज ना ले, बट मेरे स्कूल में ऐसा परसेप्शन था। तो मैं एवरेज से थोड़ा अच्छा था, मतलब कभी मैं स्कूल में टॉप नहीं किया बट हमेशा टॉप 3 टॉप 5 में रहता था। तो रिजल्ट आया 10th का, तो फिर मैंने सोचा कि हमारे टीचर्स ने भी बोला कि तेरा मार्क्स अच्छे हैं तो मैथ्स में बैठेगा। मैं बोला ठीक है सर, मैं मैथ्स में बैठूंगा। मैंने मैथ्स अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। 10 दिन हो गए थे स्टार्ट किए हुए, तो मेरे जो बड़े पापा हैं ताऊ जी, उन्होंने बोला क्या तेरे बड़े भाई ने मैथ्स लिया हुआ है, तू ऐसा कर तू बायोलॉजी ले। फिर मैंने बायोलॉजी लिया। ओके, आपका मतलब स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, इंटरेस्ट वाली बात, इनफैक्ट मतलब मेरा बैकग्राउंड है, मेरा स्कूलिंग ऐसे स्कूल और कि इंटरेस्ट उस टाइम तक हमको हमारा इंटरेस्ट पता ही नहीं होता था कि हमारे सारे डिसीजंस हमारे या तो टीचर लेते थे या फिर हमारे घर वाले। ये मुझे लगता है इंटरेस्ट वाली चीज़ भी ना अभी कुछ सालों से ज़्यादा उभरी है,
पहले इतना नहीं था। हाँ। अभी तो मतलब मेंटल हेल्थ और पता नहीं क्या क्या लोगों को पता चल चुका अपने बारे में, इतना सब पहले इतना नहीं था। हाँ, ये तो है। मतलब क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ उस बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें मतलब वो था ही नहीं कि आपको कुछ चीज़ आपको पसंद है ना पसंद है, ये नहीं होता था। हाँ। वो ये होता था कि आपके लिए क्या अच्छी और क्या बुरी है, हाँ। ये चीज़ होती थी। पसंद और नापसंद तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। जी जी। और ये चीज़ें जैसे तुमने बताया कि अभी एमडी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पसंद क्या है और नापसंद क्या है। उसके पहले तो सिर्फ यही होता था क्या अच्छा और क्या बुरा है, उसी के बेसिस पर डिसीजन होते थे। चलो तो एमडी के बाद की बात कर लेते हैं। जैसे अभी तो आपको कितना कितना टाइम हो गया सर आपको प्रैक्टिस करते हुए? एमडी मेरा कंप्लीट होता जुलाई 2018 में। सो लगभग 7 साल हो गया आपको, लगभग 6 से 7 8 साल ना। सो 8 साल में मतलब मैं वही कह रहा हूँ सर, आपको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती कि एक पेशेंट के डायग्नोसिस में आपका उतना ही हाथ है जो कि एक क्लिनिशियन का है, एक मेडिसिन के डॉक्टर का है, फिजिशियन का है। सो डज दैट अफेक्ट यू टिल डेट? मैं वही बताना चाह रहा था कि मुझे पता ही नहीं था कि रेडियोलॉजी क्या होती है। जब एमबीबीएस हो गया फिर उसके बाद मैंने एमडी की तैयारी करा पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उस टाइम पे मेरा टारगेट था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इंटर्नशिप तक मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे सर्जिकल ब्रांचेस नहीं किए, सर्जरी नहीं करनी है, मेडिसिनल ब्रांचेस चाहिए और पर्टिकुलरली मेडिसिन लेना चाह रहा था। और जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम लिखा था उस टाइम पे एमडी की सीट्स और एमएस की सीट्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स बहुत कम थी। अभी तो लाखों में है। जिस टाइम पे मैं एग्ज़ाम लिखता था उस टाइम पे अगर आपका मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपको रेडियोलॉजी की सीट लेनी है तो आपको अंडर 600 रैंक लाना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कि लोग 10,000 20,000 रुपये रैंक में भी उनको रेडियोलॉजी मिल रही है। और गवर्नमेंट में अराउंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4-5 हज़ार रैंक में मिल जाती है। ये सही है वैसे, मतलब कि ये आपके हिसाब से ठीक है ये चीज़? नहीं तो वो तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो मुझे पता नहीं था कि रेडियोलॉजी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरा सपना था कि मैं मेडिसिन लेना है। फिर काउंसलिंग आई, जैसा मैंने बताया कि मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा स्ट्रीम लेना है कौन सा नहीं लेना है। बट मुझे जब मैं तैयारी करा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार स्पेशलाइजेशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गई। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हो अगर अर्ली करते हो तो मेरा ऐसा परसेप्शन था कि आपके लिए फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अनलेस यू आर डूइंग सुपर स्पेशलिटी। ओके। तो जब मैं एमडी की तैयारी कर रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एमडी की तैयारी डिफिकल्ट है। जबकि उसमें उस टाइम पे 4-5 हज़ार सीट थी ऑल इंडिया लेवल पे। और सुपर स्पेशलिटी में जिस टाइम पे मैं करता उस टाइम ऑल ओवर इंडिया में लेस देन 100 सीट्स थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं इसमें इतनी मेहनत लग रही है, ये क्लियर करने के बाद मुझे फिर से मतलब सुपर स्पेशलिस्ट करने की तैयारी। डीएम या डीएनबी जो भी आप करोगे उसके लिए आगे जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने आप को सेटल किया कि मैं सर्जिकल ब्रांच में लूँगा, वो भी टर्मिनल। तो टर्मिनल ब्रांच में मेरे पास गिन के 2-3 ऑप्शन थे, तो एक ऑर्थोपेडिक्स था, तो मैं सोचा ऑर्थोपेडिक्स लिया जाए। तब तक मुझे ये नहीं था कि पेशेंट ट्रीट करना है, पेशेंट के ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी ही नहीं। मतलब मैं हमेशा सर्वाइवल मोड पे चला हूँ। मतलब बैकग्राउंड ऐसा है समझ गया कि बस मुझे सर्वाइव करना है, अपनी फैमिली को आगे पालन पोषण करना है। हालांकि एक बंदा जो पूरी फैमिली में पहला फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है तो सारी लोगों की अपेक्षाएं भी होती है और बैकग्राउंड भी ऐसा है कि सर्वाइवल मोड मतलब बात सही रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑर्थोपेडिक्स लूँ। मेरा रिजल्ट आया वो मेरा अच्छा रैंक था, 105 रैंक था ऑल ओवर इंडिया। फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स का सोच के मैंने ऑर्थोपेडिक्स का सारे उस टाइम पर ऑल इंडिया के थ्रू वो काउंसलिंग होता था तो सारे जने अपनी चॉइसेस सर्ट की। फिर सडनली जब चॉइस फिलिंग की जो लास्ट लॉकिंग डेट होती है उससे 3 या 4 दिन पहले मेरे एक सीनियर मिले। तो उनको जब मैंने बताया कि यार मेरे को रेडियोलॉजी मिल रहा है मेरी रैंक पे ऑल इंडिया से, बट मैं ऑर्थोपेडिक्स भर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार दिल्ली, उन्होंने मतलब एक एग्जैक्ट डेटा पॉइंट दिया मुझे कि अभी दिल्ली में उस टाइम पे दिल्ली में अभी एसआरशिप की सीट निकली है सफदरजंग में। सिर्फ 3 वैकेंसी है एसआरशिप ऑर्थोपेडिक्स के लिए और उसमें लगभग 300 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है बोला। और ये स्टेटस है और रेडियोलॉजी भी टर्मिनल ब्रांच है और अच्छी पेइंग ब्रांच है उस टाइम पे थी। तो बोले कि ये तू ले ले, तब जाके फिर मैंने चूज़ किया। फिर आफ्टर डूइंग एमडी अब लगभग 8 साल होने को आ गए, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि अब मुझे लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर मैं एमडी मेडिसिन लिया होता तो मैं बेटर कर रहा होता। मतलब अब मुझे लगता है कि नहीं, मतलब जैसा आपने पूछा कि पेशेंट से डायरेक्टली नहीं मिल पाते हो कि मैं कई बार बहुत अच्छे डायग्नोसिस देता हूँ तो
लगता है कि नहीं, मतलब इसका अप्रिशिएशन मिलना चाहिए मुझे। जी जी। कि पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट केवल कई जगहों से भटक के उल्टे सीधे डायग्नोसिस लेके चल रहा हूँ, हाँ, फिर जब आपके पास आता है आप उस पर डायग्नोसिस देते हो, फिर उसका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में चलता है, तो उस टाइम में आपको एक इंटरनली तो खुशी होती होगी, हाँ लेकिन वो वो एक ये रहता है कि यार देखो मैं फिर भी इनविजिबल रह गया ना, ऐसे इतना बड़ा पार्ट आपने प्ले कर दिया उसमें, फिर भी आप वो वाली ना। अभी ये एक मैं छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँ। जी जी जी। अभी कल की बात है, हाँ। एक क्या बोलना चाहिए, एक बंदा आया था, छत्तीसगढ़ का था वो। हाँ। वो यहाँ पे केदारनाथ की ट्रिप के लिए निकला। हाँ। अब वो केदारनाथ चढ़ने लगा। हाँ। केदारनाथ चढ़ने में और आई थिंक 1 घंटा ही चढ़ा था वो। हाँ। फिर उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है। हाँ। तबीयत खराब हुई इन द सेंस कि उसको बहुत ही ज़्यादा अब्डोमिनल पेन हुआ, कराया उसमें। हाँ। तो फिर उसने वहीं पे अपना जर्नी रोक गाय के। फिर वहाँ से वापस आया, हाँ। फिर दोबारा है आके हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हाँ। ये उसकी हिस्ट्री। हाँ। फिर उसका सीटी स्कैन हुआ, क्लिनिकल डायग्नोसिस उसका बनाया गया था, वर्किंग क्लिनिकल डायग्नोसिस था सीटी स्कैन होने के पहले। सब एक्यूट इंटररेक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब का मोटा जनरल टर्म्स में है कि उसका पेट में जो हाथ है, हाथों मूवमेंट रुक नहीं है, तो इस वजह से उसको दर्द हुआ है जी। तो जब स्कैन हुआ तब मैंने देखा ना उसका स्कैन, तब जो उसका स्कैन था वो टिपिकल पॉइंट आउट कर रहा था कि इसको एक्यूट स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हुआ है। तो ये होता है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक या दो ही कंडीशंस में होता है। एक होता है सिकल सेल डिजीज, एक होता है थैलेसीमिया। सिकल सेल डिजीज मोस्ट कॉमनली मिलता है छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में। ओके। वहाँ पे ही प्रिवलेंट है, मोस्ट कॉमनली मिलता है। अगर ये पेशेंट छत्तीसगढ़ में होता तो इसका डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ का जो रेडियोलॉजिस्ट है वो इजीली इसको डायग्नोज कर चुका होता। यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ बताई, जो सर्जन थे उन्होंने बोला यार बहुत तूने अलग से डायग्नोसिस दिया है। मैंने बोला कि सर आप एक बार या तो उसका पेरिफेरल स्मीयर कराइए, ब्लड का स्मीयर करा के देखिए ना सिकल सेल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या फिर हिस्ट्री लीजिए। पेशेंट का जब स्कैन हो के जा चुका था तब मैंने स्कैन देखा, तब मैं डायरेक्टली पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ले पाया था। फिर शाम को ही जब मैं जा रहा था तब वही सर्जन मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही खतरनाक डायग्नोसिस दिया है। उसकी हिस्ट्री थी, प्राउड मोमेंट। हाँ, चिंता मुझे बताया नहीं था। तो ये इस टाइप की जब चीज़ें होती है ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब कि अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, बट चलो ये उसका हमारा रेडियोलॉजी करने का पार्ट एंड पार्सल भी है। या भी टेंशन भी नहीं लेना होगा, ना अप्रिशिएशन भी मिलता है ना टेंशन भी मिलता है। मे बी यू गेट यूज्ड टू इट। अच्छा सर, ये बताइए, देखो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अकेला रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट मेडिकल साइंस का, हम पहले बारे में बात कर लेते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इस टाइम पे क्रोनिकली अंडरस्टाफ्ड है, पहले भी रहा है, अभी भी है, क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट आप मान के चलिए कितने स्कैन रीड कर सकता है, मैक्सिमम 50 60 100 मैक्स मान लेते हैं स्कैन रीड कर लिया हमने। सो कहाँ पे आके सर वो नंबर की 50 40 60 कहाँ पे आके वो वॉल्यूम ऑफ स्कैन्स एक पेशेंट की सेफ्टी का इशू बनता है कि अब इसके आगे एज ए ह्यूमन आप नहीं कर पाते, आप चीज़ें मिस करोगे ही करोगे, है ना। सो इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही। और देखिए कुल मिला के बात वहीं पे आती है कि ये कमर्शियल सेटअप होता है मोस्ट ऑफ द जगहों पे। जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, कि कोई भी बहुत कम हॉस्पिटल तो चैरिटेबल है। और रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर जैसे आप स्कैन्स की अगर हम बात करें तो स्कैन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक पर्टिकुलर स्कैन में एक रेडियोलॉजी का जो रेडियोलॉजिस्ट है उसका पार्ट है, उसके बाद मशीन का पार्ट आता है, उसके बाद आपके जो सपोर्ट स्टाफ है वो जीता है। तो जैसे आपने बताया कि नंबर की बात अगर आप रख रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलरली रेडियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो नंबर जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप के स्कैन्स कर रहे हैं। जो स्कैन्स बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ स्कैन्स डिफिकल्ट होते हैं। मतलब जैसे मैं एक बात कहूँ जब मोटा मोटा कि जैसे सीटी हेड होगा, तो उसको एक रेडियोलॉजिस्ट बिना थके, जस्ट मैं एक आर्बिट्ररी नंबर दे रहा हूँ, 50 स्कैन भी बिना थके वो स्कैन पर रीड कर ले आराम से रिपोर्ट कर सकता है, अनलेस कि वो ट्रॉमा के पेशेंट्स ना। ट्रॉमा के पेशेंट में यूजुअली फाइंडिंग्स ज़्यादा होती है, नंबर सिर्फ हमारे फेस में और हेड में भी ला के 30 से ऊपर बोन्स होती हैं, तो इंडिविजुअल बोन्स को देखना, उसमें कितने फ्रैक्चर है, किस टाइप के फ्रैक्चर है, उसको डिस्क्राइब करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं पे अगर सिर्फ मैं एंजियोग्राफी की बात करूँ, अगर 10 एंजियोग्राफी हो जाए ना तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्वालिटी मतलब किस टाइप का स्कैन है उसके बेसिस पे
आप ये नंबर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियोलॉजी पहले से ही अंडरस्टाफ्ड रही है। अंडरस्टाफ इसलिए भी रही है क्योंकि पहले इसकी सीट्स बहुत कम थे ऑल ओवर इंडिया कि, और जिसके पीछे का रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जहाँ पे पहले, मतलब जिस टाइम पे मैंने गया था उस टाइम पे ये डीएनबी इसका उतना चलन नहीं था, तो कुछ टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ये सारे डिग्रीज और डिप्लोमाज होते थे। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में, और अभी भी आप जाके देखो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते। ओके। इनफैक्ट हाँ, जिस 2015 में मैंने एमडी ज्वाइन किया था उस टाइम पे मेरा रैंक था 491। और उस टाइम पे जब मैंने लिस्ट बनाई कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो मेरे रैंक अवेलेबल, यहाँ पे सारे मशीन्स अवेलेबल हैं, गिने चुने हॉस्पिटल्स थे। इनफैक्ट उस टाइम पे दिल्ली के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं थी, और अभी बात करें तो अभी लगभग हो गई है। तो इस वजह से जो पुराने जो कमियां थी, मशीन्स नहीं होने की वजह से सब जगह पे नंबर ऑफ रेडियोलॉजी सीट्स कम थी। और अभी ये प्रेजेंट जो क्रंच है वो उसी का ही फलस्वरूप है कि आपने पहले मशीन्स नहीं लगाई सरकारी सेटअप में, प्राइवेट में तो होता ही था पहले। मशीन्स कम होती थी, इस वजह से वहाँ पे सीट्स कम होती थी, सीट्स कम होने की वजह से रेडियोलॉजी ट्रेंड डॉक्टर्स कम निकलते थे, और इस वजह से अंडरस्टाफ्ड है। हाँ, इस वजह से अंडरस्टाफ्ड है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या, मतलब जो कि ये डिबेट चलती है, इसका सॉल्यूशन टेली रेडियोलॉजी है? देखिए, प्रॉब्लम इंडिया ऐसी जगहों में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे टेली रेडियोलॉजी की मॉनिटरिंग नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बट वो किसी सेंटर में काम करते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन है। सो व्हाई इज इट बीइंग पुश्ड सो हार्ड? मतलब हॉस्पिटल्स के द्वारा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा इतना पुश क्यों किया जाता है टेली रेडियोलॉजी? क्योंकि एक सिटी हेड की रिपोर्टिंग में लगभग 100 रुपए का खर्चा आता है। वही सीटी स्कैन होने पे अगर आप किसी भी एवरेज हॉस्पिटल की बात करें, मिनिमम 1,500 रुपए से स्टार्ट होता है एवरेज हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट टीयर 2 सिटी की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे इतना ही आएगा। अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो लगभग 1,500 रुपए में सिटी हेड स्कैन हो जाता है। उसकी रिपोर्टिंग अगर आप टेली रेडियोलॉजिस्ट से कराते हैं तो 100 रुपए में रिपोर्ट होके आ जाता है। क्यों कॉस्ट, जैसे मैंने बताया ना कि सारा चीज इकोनॉमिक्स बेस्ड है, और इसी वजह से अब 100 रुपए मिलेगा अगर कोई सच में रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट कर रहा है। 100 रुपए में क्या रिपोर्ट करेंगे वो क्यों दिमाग लगाएंगे? स्कैन में इतना टाइम क्यों देगा? सही बात है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है टेली रिमोट्स की बहुत ही पुअर होती है। तो चलो सर, हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करते हैं, टीयर 1 की तो नहीं करते हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ना सर, इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन उनको उनकी रिपोर्ट्स को साइन ऑफ करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। सो ये तो सर एक पेशेंट सेफ्टी का इशू है, हर चीज़ का इशू है ना। ये तो लाइक इट्स लाइक अ क्राइम ना। सो ये इतना ओपनली कैसे हो रहा है? और ये हो रहा है। आप एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, भ्रूण हत्या, फीटल डेथ की हम बात करते हैं, तो उसकी जांच के लिए भी सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट को ठहराना गलत है। सरकार ने वो सब तो लगा दिया, लेकिन इन सब चीज़ों मेन तो इन चीज़ों को कंट्रोल करें ना हम, कि जो ये फेक साइनिंग ऑफ और ये सब हो रहा है, सोनोलॉजिस्ट और खाली सोनोलॉजिस्ट लिख के अगर आप किसी का अल्ट्रासाउंड कर दे रहे हैं, सो वो तो सर दिस इज अ क्राइम ना। फिर वही बात आती है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट कम है, पर ये इस चीज को एटलीस्ट जस्टिफाई नहीं करता कि मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, कम है, पर तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी XYZ किसी भी बंदे को उस चीज के लिए अलाउ कर दो कि वो रिपोर्ट साइन करके दे दे, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक इंसानी जान के साथ डील कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं कि मशीन के साथ कर रहे हो ये नट नहीं खुलेगा, तो आप तो डायरेक्ट एक जीवन के साथ बात कर रहे हैं ना आप तो। वो तो है ये, मतलब अब इसमें हम ज्यादा बोलना है को क्या बोल रहे थे इसको छोड़ देते हैं उसको। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको कभी ऐसे प्रेशर फील हुआ है कि लाइक रेडियोलॉजिस्ट को ऐसे प्रेशर फील होता है रिपोर्ट्स, खासकर रिपोर्ट्स के लिए, कि जिस भी डॉक्टर ने आपको रेफर किया है, कोई पेशेंट, सर्जन ने, फिजिशियन ने, कि आपको मतलब एक उनकी एक्सपेक्टेशन पे रहना कि ये सोच के उन्होंने रेफर किया होगा, ये तो हर रिपोर्टिंग में रहता होगा दिमाग में? नहीं, मतलब मैं इस सवाल के दो पहलू हो सकते हैं कि उनको क्लिनिकली जैसा लग रहा है वैसा रिपोर्ट आप दे रहे हो, या फिर कि उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्नोसिस चाहिए जिससे वो
उसके हिसाब से पेशेंट को मैनेज करें, ये 2 अलग चीज़ें हैं। हाँ। तो पहली जो बात है कि ये क्लिनिकली उनको जैसा लग रहा है वो उनका अधिकार है कि हाँ भैया उन्होंने पेशेंट को देखा, उनके सिम्टम्स को जो पेशेंट ने उसको बताया, उसके हिसाब से उनको ये लगा। तो मेरा जो पर्सनल प्रैक्टिस है, मतलब मैं कोई भी पेशेंट को छूने से पहले पेशेंट की पहली प्रिस्क्रिप्शन जो होती है डॉक्टर की वो देखता हूँ। अगर एडमिटेड पेशेंट तो उसकी फाइल देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं खुद पेशेंट से हिस्ट्री लेता हूँ। ओके। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक बैकग्राउंड में एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन चुका होता है। फिर उसके हिसाब से मैं स्कैन देखता हूँ। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी जो मैंने आपने बताया, हाँ, सिकल सेल एनीमिया वाली बताई। तो फिर इमीडिएटली अगर ओपीडी पेशेंट है तो मैं उसके फिजिशियन से बात करता हूँ, या फिर अगर एडमिटेड पेशेंट है तो भी उसके जो भी ट्रेडिंग फिजिशियन सर्जन है उससे मैं फ़ोन पे डायरेक्टली बात करता हूँ कि सर आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस ये है, आपको जैसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ चीज़ें जब क्लिनिशियन से मिलता है उसके बताते टाइम उसको छूट जाता है, वो भूल जाता है। फिर वो मुझे बताता है। ओके, तो मैं सर को भी जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको मैं बताता हूँ, कन्वे करता हूँ कि आपके ओपीडी पर्ची में ये क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं है, तो उसने मुझे ये बताया, इस बेसिस पे ये है। तो ये एक पॉजिटिव वे हो गया। दूसरी चीज़ जैसा आपने बोला कि दबाव, कि उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्नोसिस चाहिए। तो मेरा जो जहाँ से मैंने किया हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो गवर्नमेंट सेटअप में ये चीज़ें नहीं होती कि आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ डायग्नोसिस देना होता है कि उसके हिसाब से डॉक्टर उसको ट्रीट करें। जी। फिर उसके बाद से मैंने एसआरशिप भी एमसे करी। फिर उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। मतलब इनफैक्ट वहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ से रिफर्ड केसेस आप उस हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे मैंने काम किया। तो बहुत ही अच्छे क्लिनिशियन के साथ मैं काम किया हूँ। तो इस टाइप का दबाव वाला काम मैंने नहीं किया। और ये सब करते करते मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मैं जहाँ पे भी जो एप्पल अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं एप्पल में ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं टीयर 2 सिटी में, इसके पहले मैं टीयर 1 सिटीज़ में ही काम किया। तो यहाँ पे मेरा पहला जो वो होता है कंडीशन होता है कि जो डायग्नोसिस जो मुझे लगेगा वो दूंगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं दो। वो नहीं दूंगा। ये मैनेजमेंट को मैं बोल देता हूँ कि हाँ, अगर वो क्लिनिकली मतलब अगर वो ऐसा है डायग्नोसिस है तो मैं दूंगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, मतलब फेक डायग्नोसिस नहीं बनाता ना। फेक डायग्नोसिस या फिर पेशेंट आपकी हॉस्पिटल भी अच्छा हो उस टाइप का मैं डे 0 पे मैं बोल देता हूँ। अगर हमारे टर्म पे बैठते हैं तो ये हाँ। लेकिन ऐसा हुआ है कि कभी किसी सर्जन ने आपको ऐसे पेशेंट भेजा हो आपके पास स्कैन के लिए? सो वो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है ना, सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू निकाल के देना हो सर्जन्स को भी, फिजिशियंस को भी, है ना, वो रेवेन्यू सिस्टम तो होता है। तो उनके ऊपर भी एक दबाव होता होगा यार, ये अगर उसमें रेडियोलॉजी में निकल जाए ये रिपोर्ट, सो हमारे लिए सर्जरी आसान हो जाएगी, इंडिकेशन निकल जाएगी। अभी तक किसी डॉक्टर ने डायरेक्टली मुझे ये नहीं बोला कि आप ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्नोसिस दो, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। एक्सपेक्टेशन तो वो इनडायरेक्टली होता है कि यार इसका स्कैम पहले कहीं और हुआ था, वहाँ पे ये दिया था, इसकी सर्जरी हमने प्लान कर रखी है। और जब मैं स्कैन करता हूँ मुझे नहीं दिखता वो चीज़ की सर्जिकल इंडिकेशन नहीं दिखता, तो इमीडिएटली मैं मुंह पे कन्वे करता हूँ कि नहीं, मैं फ़ोन पे भी कन्वे करता हूँ, रिपोर्ट में भी कन्वे करता हूँ। फिर कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस चेक करो, तो दोबारा क्रॉस चेक करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी ईगो पे कोई बात है, क्योंकि समटाइम क्योंकि हम इंसान हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस रिपोर्ट डिस्पैचिंग प्रोसेस में ऐसे रेडियोलॉजिस्ट के अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक मैंने जो टाइपिस्ट है उसको मैंने बोला कि ये कैलकुलस है, स्टोन है, इसका साइज ये है, तो कई बार उससे मिस हो गया, या फिर किसी और की इंपोर्ट किसी और में टाइप हो गई। इस टाइप की ये तो ह्यूमन एरर है, ये तो ह्यूमन एरर हो गया, ये होता है, प्लॉसिबल ह्यूमन एरर है। हाँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ऐसे कि इंटेंशनली ऐसा नहीं हुआ कभी ना। तो ये जो चीज़ें होती है उसको हम दोबारा क्रॉस चेक करते हैं हमेशा। बट कभी ऐसा अभी तक तो मैंने ये नहीं दिया कि उसको सर्जरी करी इसलिए डायग्नोसिस दो, तो मेरे साथ अभी तक एटलीस्ट ये नहीं हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले वॉल्यूम पे बात कर रहे थे, तो मैं एक बार दोबारा ये चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है सर, मान के चलिए यहाँ पे काफ़ी पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जाके एक सीटी स्कैन करा लेता हूँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी फिजिशियन से मिले, एमआरआई करा लेता हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे सो एंड सो प्रॉब्लम है। सो वो भी तो एक आपके लिए एक मतलब अननेसेसरी वॉल्यूम ही क्रिएट कर रहा है ना पेशेंट का, है ना? वो आप उसको कैसे अननेसेसरी स्कैन देखते हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये दो चीज़ें हैं कि कुछ स्कैन्स ऐसे होते हैं जिससे पेशेंट को कोई फिजिकल हार्म नहीं होता, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन स्कैन्स होते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया। ओके। तो और एक और चीज़ है कि जो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट का एक सीक्वेंस होता है कि पहले एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट कराएंगे, स्कैन करें, उसके बाद ही आप हायर टेस्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई पेशेंट आके मेरे को बोलेगा कि सर मैंने ना एमआरआई करा लिया पेट का, अब आप देख के बताओ मेरे को क्या तकलीफ। एमआरआई
जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होता है। ओके। तो इसका क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एमआरआई में अगर एक एमआरआई एब्डोमेन की अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो एक पूरी बुक लिख सकते हो सिर्फ एक पेशेंट की रिपोर्ट पे, उसमें इतना इन्फॉर्मेशन होता है। ओके। बट उसमें से काम का इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको, ये होता है। ओके। ठीक है, जैसे अब आपको सीबीडी स्टोन देखना है। हाँ। सीबीडी मतलब एक नली होती है जो पित्त के थैली को जोड़ती है और जो आँत में उसको खोलती है। ये तो अगर उसमें पथरी है कि उसमें स्लज है, स्लज भी समटाइम्स, स्लज मतलब ये होता है कि कचरा। हाँ हाँ। कि पथरी बनने के पहले की स्टेज है। ओके। जो पित्ता होता है, पित्त होता है, बाइल जो होता है वो लिक्विड होता है, स्लज होता है सेमी सॉलिड होता है, और वो गॉल स्टोन होता है वो सॉलिड होता है। तो उन दोनों के बीच की स्टेज होती है स्लज। स्लज। तो ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों के मैनेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। ओके। स्लज को आप मेडिकली मैनेज कर सकते हो, कुछ दवाइयाँ दोगे उससे वो निकल जाएगा। स्टोन समटाइम्स अगर बड़े होते हैं फंस जाते हैं तो फिर आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। और बाइल की सर्जरी, सीबीडी की सर्जरी बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होती है क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए है तो छोटी सर्जरी बट डिफिकल्ट सर्जरी है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अल्ट्रासाउंड में बेटर पता चलता है सीबीडी स्लज। स्लज। हाँ, स्लज और स्टोन में आप बेटर डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड। ओके। एमआरआई में कई बार ऐसा होता है कि स्लज बॉल भी पथरी की तरह ही दिखाई देगा। हाँ। स्लज है हाँ। लेकिन वो बॉल बन गया है। हाँ। अगर आप इसको छुओगे तो वो आपको लिक्विड की तरह ही रहेगा। हाँ। तो ये जस्ट मैं यही बताना चाह रहा था कि एमआरआई जो होता है ना, सबको ये लगता है ना, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे आज ही हुआ, एक हमारे यहाँ की स्टाफ है, वो उसको एपिगैस्ट्रिक मतलब ऊपर का पेल था, हाँ। ऊपर के पेट का। तो मैंने अल्ट्रासाउंड किया, वो मेरे को बोली लास्ट में कि सर एक सीटी करा दो। हाँ। तो मैंने उसको बैठा के समझाया कि देखो ऐसा है ना कि आपको जो दर्द हो रहा है ना उसके दो ही डिफरेंशियल बनते हैं। हाँ। यंग पेशेंट थी 27 ईयर्स की, या तो आपको पित्ते में पथरी होगी या फिर आपको गैस्ट्राइटिस होगा, स्टमक में अल्सर हो सकता है। वो जो हिस्ट्री हो रही थी काफ़ी लंबे टाइम से बार बार खाना खाने की वजह से दर्द होता है। तो इसमें इस क्लिनिकल सिनेरियो में दो ही डायग्नोसिस बनते हैं। मैंने अल्ट्रासाउंड से ये रूल आउट कर दिया कि आपको पित्ते में कोई पथरी नहीं है, तो बचता क्या है, अल्सर हो सकते हैं या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। वो सीटी में दिखाई नहीं देगा। फायदा क्या इतनी, आपकी उम्र 27 साल है, इतनी रेडिएशन लेने का। इतनी कम उम्र में आप रेडिएशन क्यों लेना चाहते हो? हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ सर, इसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है क्या? मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है क्या कि मना कर सकते हैं बल्कि, क्योंकि आपके ऊपर तो वर्कलोड ही आ रहा है ना, एक वॉल्यूम ही आ रही है आपके ऊपर ज़्यादा। नहीं, अब इसमें वही वाली बात है ना कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर रेडिएशन नहीं हो रहा है, जैसे एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो हम कर देते हैं। और अगर रेडिएशन वाला जो स्कैन है लाइक सीटी स्कैन या फिर एक्सरे, तो हम पेशेंट को उसके सारे फैक्ट, जैसे मैंने इस पेशेंट को बताया, ये इंसिस्ट कर रही थी कि सर मेरा सीटी कर दो। तो मैं अगर मेरे सामने से पेशेंट गुजरता है तो मैं हमेशा उसको समझा लेता हूँ कि देखो ये जो स्कैन आप करा रहे हो, इस बीमारी जो आपके क्लिनिकल सिनेरियो उसके हिसाब से उसके लिए नहीं है। अगर आप कराना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। ओके। पेशेंट को बता दिया जाता है भैया कि अगर ये जांच करा रहा हो तो इससे जो बीमारी आप सोच रहा है उस बीमारी में कोई फायदा नहीं है। ओके। और रही बात वॉल्यूम की, तो इसमें अगर पेशेंट खुद ही इंसिस्ट कर रहा है तो आप उसको कैसे मना करोगे? कोई पेशेंट को आप ये बोले नहीं मैं तो पैसा देने के लिए तैयार हूँ, आप स्कैन क्यों नहीं कर रहे हो? बस ये हाँ, कि हमने उसको बता दिया है कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए जैसे हाँ, एआई कितनी हेल्प कर सकता है? देखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ना एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली एआई टूल्स इतने इसमें रेडियोलॉजी में इतने अग्रेसिवली मार्केट किए जा रहे हैं, ठीक है। सो उसके दो पहलू हो सकते हैं। या तो वो ह्यूमन, मतलब जो इंसान है, जो मतलब टेक्नीशियन हो गए या कोई भी एक चेन बनी हुई है उसका कॉस्ट रिडक्शन के लिए, या फिर वो सच में क्लिनिकल लिमिटेशन को समझते हुए किए जा रहे हैं। दो चीज़ें बनती हैं, दो चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो एआई टूल्स मतलब कहाँ हेल्प करेंगे और वो कहाँ अभी नहीं करने चाहिए, उसका डिसीजन कौन लेता है? या तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि कॉस्ट रिडक्शन को देखते हैं, है ना? और क्योंकि उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क तो पड़ेगा ना सर। देखो कोई सा भी टेस्ट मेन स्ट्रीम मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आने के पहले हम कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं कि उसका एक रूल होता है कि कोई भी टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी अगर 95% या से ऊपर है तो हम बिंदास होकर उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी कम होती है, बट जैसे मैंने बताया ना कि बैटरी ऑफ टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट के बेसिस पे हम भले ही कम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी वाले टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट वो स्टैंड अलोन टेस्ट नहीं हो सकते। उसके साथ में कुछ और टेस्ट होंगे, पीछे क्लिनिशियन होगा, वो क्लिनिकल
सिनेरियो के हिसाब से उसको रेट करेगा, फिर बोले भले इस टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम है, फिर हम ये टेस्ट कराना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजीज़ को हम रूल आउट करना चाहते हैं। सेम चीज़ अभी इसमें जो एआई टूल्स की मैं बात करूँ, अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि कोई सा भी एआई एजेंट या फिर एआई क्या बोलते हैं टूल या कुछ टूल या फिर जो भी एक सिस्टम जो है अभी तक इंडिविजुअली 100% या फिर 95% का जो हमारा जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसमें क्लिनिकल जजमेंट लिया जाता है, मतलब एज ए डॉक्टर से पूछा जाता है इसमें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का तो से होता है इसमें। देखो ये जो है ना कि जो 95% वाला जो बैरियर मैं बता रहा हूँ, इंडिया ऐसी जगहों में है जहाँ पे रूल्स बहुत इजीली मोड़े जा सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं। मॉडिफाई किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने एफएसएसआई का हाँ वो पूरा, हाँ 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 कि उसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए थे कि इसके बियॉन्ड इसके अगर कम इसकी प्योरिटी है तो हम उस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर देखा गया कि सारे प्रोडक्ट्स उस criteria पे फेल हो रहे थे, तो उन्होंने उस स्टैंडर्ड को ही नीचे कर दिया, वो अपने अपने आप को बचाने के लिए ना। अकोमोडेट करने के लिए भैया कि ये प्रोडक्ट्स मतलब लीगली उसके अंदर आ जाए। लेकिन सर इस चीज में तो हम वो नहीं कर सकते ना, जैसे इस चीज में तो हम ये, वो तो खाने की बात हो गई, देखो वो भी एक तरह से गलत ही है ना। लेकिन यहाँ तो चीजें ही अलग हैं, ये तो डायग्नोसिस गलत बन गया, तो फिर मैं वो चीज हाँ, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा भाई, क्योंकि सब चीज़ का अप्रूवल होता है, तो अभी तक ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा कोई जो एआई टूल नहीं है जिसका अप्रूव प्रॉपर सर्टिफाइड है। हाँ, अभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ जगहों पे ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे एम्स में चेस्ट एक्सरे के ऊपर चल रहा है, एम्स दिल्ली में, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइप के एमआर में, कुछ एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर चल रहे हैं। तो अभी एट प्रेजेंट कोई फुल्ली सर्टिफाइड नहीं आया है। हाँ, एआई का ये फायदा ज़रूर होगा कि जैसे वॉल्यूम वाली बात आई थोड़ी देर पहले ही, तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्कैन मतलब 50 स्कैन वो उसने एनालाइज किया और एक प्रोविजनल रिपोर्ट जनरेट किया, फिर उसको उसके पीछे एक बैठा हुआ रेडियोलॉजिस्ट उसको वेरीफाई करेगा। तो इससे ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, प्लस जो गलतियां ह्यूमन एरर है, कई बार ऐसा होता है कि आप शाम तक थक चुके होते हैं, वो उसको फ्लैग आउट कर देगा, एआई फ्लैग आउट कर, पहले वही स्क्रीन करके आपको दे देगा। आप जब आप काम करते हैं, जब 50वें स्कैन तक जाओगे तब तक आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड नहीं रहोगे, तो वो जो आपका टाइम सेविंग भी है। अच्छा, इससे एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं इसी पे सर। मान के चलिए एज ए एक ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट में एक स्कैन रीड किया, उसमें उन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी और वो चीज़ एआई ने फ्लैग आउट कर दी, है ना, और उसकी वजह से पेशेंट को हार्म हुआ है। वो एआई ने बाद में की, लेकिन पेशेंट को उसकी वजह से हार्म हुआ है। एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मेडिकल लॉज तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फिर उस पर? ये भी तो बात है। हाँ, ये तो डे टू डे प्रैक्टिस में होता ही है। हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है वो सारे का, जैसे अब रेगुलर जो ऐसे मॉल प्रैक्टिसेस होते हैं, मॉल प्रैक्टिस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं बेटर वहीं से कर सकते हैं, वो करते हैं माल पर नहीं, जैसे कि कोई एक केस हुआ जिसमें आपने गलत डायग्नोसिस दिया, फिर गलत ट्रीटमेंट हुआ, बाद में किसी दूसरे डॉक्टर ने उसको पकड़ दिया कि यार फलाने डॉक्टर ने ये सही से नहीं किया, तो उस टाइम पे जो केसेस जो लगते हैं कोर्ट में, उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि कहीं ये क्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं है। ओके, अगर क्रॉस है तो फिर पनिशेबल ऑफेंस है, फिर डॉक्टर को उसकी जो भी ग्रेविटी है, जिसके हिसाब से उसको पेशेंट को जितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगा। और अगर उसने अपने पूरे क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से, जैसे एक बच्चे को जुकाम हुआ, मुझे लगा है बैक्टीरियल है, दूसरे को लगा वायरल है, मुझे बैक्टीरियल लगा, मैंने एंटीबायोटिक दिया, दूसरे ने एंटीबायोटिक देने बाद भी ठीक नहीं हुआ, दूसरे पेडियाट्रिशियन के पास गया, उसने बोला नहीं ये वायरल है, 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद उस पेशेंट के, उस बच्चे के फादर ने कोर्ट में केस कर दिया। इस बेसिस पे कोई मेरे पे कोर्ट को भी मालूम है कि मैंने मेरा जो क्लिनिकल मैंने उसने मुझसे मैंने डायग्नोस कर दी कि भाई जुकाम है, अब बैक्टीरियल है कि वायरल है ये हो सकता है, ये कि इस लेवल का कन्वर्सेशन हो, हाँ इस लेवल का कंसेशन है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स है वो ये इतना देता है। बस बात वहीं पे आती है कि अगर आपने ग्रॉस मतलब आपकी डिग्री को जो जस्टिफाई ना करे, आप रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे दिख रहा है पित्ते में पथरी है, बहुत बड़ा पत्थर है 20 mm का है, जिसको मैंने छोड़ दिया,
तो वो फिर मेरे लिए वो हो सकता है। हाँ, वहीं पे 2 mm का CVD में स्टोन छूट गया तो ले चलो, उसमें बहुत सारे वो होते हैं। सर एक ना लैंग्वेज अभी पिछले 10 साल में जब से हॉस्पिटल्स इंडिया में मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने एक मतलब बूम पकड़ा है, हेल्थ केयर मॉडर्न हेल्थ केयर में हम वर्ड्स यूज़ करने लग गए कि बेड यूटिलाइजेशन रेट्स, पेशेंट थ्रूपुट, है ना, और मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स, रेवेन्यू पर बेड, है ना। सो इससे मतलब आप क्या ये ठीक है? हाँ, देखो, जैसे अब शुरुआत में ही मैंने बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जो होते हैं ना वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। अब इसमें ये जो तुम वर्ड्स यूज़ कर रहे हो ना, ये मैनेजमेंट टीम का पार्ट है। मैनेजमेंट इज नॉट इन द क्लिनिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल। लेकिन डिसीजन तो उन्हीं के होते हैं ना फिर। हाँ, अब तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कहाँ आके किस पॉइंट पे आके वो ये डिसीजंस पेशेंट सेफ्टी को मतलब क्रॉस कर जाते हैं कि नहीं, पेशेंट सेफ्टी पीछे रह चुकी, पेशेंट की बात पीछे रह चुकी। अब जो नॉन क्लिनिशियन है सर वो नहीं समझ पाएंगे, शायद वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, वो एक फ्रस्ट्रेशन की भाई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है इस वजह से, शायद ये रूल गलत है, शायद ये चीज़ गलत है, या इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें तो डॉक्टर का से नहीं होता, मुझे नहीं लगता से होता है, कम होता है। नहीं, देखो वही है, मतलब निगोशिएशंस जब डॉक्टर कहीं पे ज्वाइन करता है उस टाइम पे उससे बात की जाती होगी कि भैया कि हम आपकी सैलरी इतनी रख रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम इतना रेवेन्यू आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए फिर ये सारे टर्म्स, मतलब डेटा वो एक तरीके से टॉर्चर करती है सारे वो, मतलब एक इकोनॉमिस्ट हैं रोनाल्ड कोस, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वो दिया था लाइन, जो मैंने पढ़ा था ठीक है, कि अगर आप डेटा को टॉर्चर करोगे तो आप उससे कुछ भी कबूल करवा सकते हो। ओके। एक डॉक्टर है जो जिसकी ओपीडी बहुत अच्छी है और उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस इतना अच्छा है कि उसके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं और उसको ट्रीटमेंट से पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जा रहा है। अब वहीं पर एक और दूसरा डॉक्टर है, वो टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उसको दिख रहा है कि पेशेंट क्लिनिकली मैनेज हो जाएगा, उसको दवाई से भी ठीक हो जाएगा, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भैया कि मेरी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए या फिर जो भी उसने कमिट किया है मैनेजमेंट के साथ, मुझे इस पेशेंट को एडमिट करना है। वो क्या करेगा, अननेसेसरी पेशेंट्स को एडमिट करेगा। नहीं पे दूसरा डॉक्टर नहीं जिसकी ओपीडी भी ज़्यादा है, बट चूँकि ये नॉन वो है फैक्ट है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट करोगे तो बिल अच्छा बनता है, ओपीडी बेसिस पे आपका सिर्फ ओपीडी का खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने दवाइयाँ दी या कुछ टेस्ट करा उसका बिल बनेगा। हॉस्पिटल एडमिशन के रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर भी जिसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है बट उसका रेवेन्यू बेटर है, अब इन दोनों डॉक्टर्स की एनुअल जब APR रिव्यू जब होगा, KPI और भी ये सब होता है, जब दोनों को एक साथ बिठा के बोला जाएगा तो अब सबको मालूम है कि डॉक्टर A का ट्रीटमेंट अच्छा है, उसके पेशेंट सब ठीक हैं, सब कुछ हो रहा है। अब उसको उसको ये बोलने के लिए भी ये सारे टर्मिनोलॉजीज लाएंगे, ये रेवेन्यू पर बेड या फिर आपका पेशेंट टर्नओवर रेट, ये तो ये जस्ट फैक्ट ये है कि पेशेंट डॉक्टर A बेटर है, डॉक्टर B उतना अच्छा रिलेटिवली पुअर है, बट स्टिल डॉक्टर A को बैड लाइनिंग दिखाने के लिए डेटा को टॉर्चर किया जाएगा। अब चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी ना एक्चुअल में ये चीज़ चल रही है कि अच्छा मैं वैसे पूछ लेता हूँ कि हॉस्पिटल्स क्या सच में प्रेशर क्रिएट करते हैं या फिर उस चीज़ को बढ़ाते हैं, ओवर एडमिशन, ओवर टेस्टिंग, ओवर प्रिस्क्रिप्शंस, है ना, ओवर स्कैनिंग और सब कुछ, ये एक्चुअल में होता है ओवर सर्जरीज कि ये इसका प्रेशर होता है डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेल्थ फेयर इन इंडिया इज राइट नाउ मतलब कॉर्पोरेट हो चुकी है। देखिए, मतलब मेरा जो फील्ड है उसमें मैं डायरेक्टली पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस या फिर जो भी उसके जो सर्जरी और उसके डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई रोल नहीं था, अनलेस कि हाँ मैं कोई डायग्नोसिस दूं उसके बेसिस पे। पर अल्टीमेटली क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में किसी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से अगर किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज आया तो वहाँ से गुजरता जरूर है। उससे मुझे इतना आइडिया लग गया है कि जो मेरे पास सारे पेशेंट्स आते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आना ही आना, तो उससे ये जो आपकी बात है कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन, ओवर एडमिशंस,
ये मुझे लगता है ओवर बात कि हाँ कि कोई पेशेंट है जिसका मैंने स्कैन किया था 4 दिन पहले, कि मैंने देखा कि 4 दिन पहले मैंने उसको बोल दिया कि अरे स्कैन नॉर्मल आ गया है, फिर देखता हूँ कि 4 दिन बाद फिर से वापस उसका री-स्कैन हो रहा है। देन मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं चेन में है दिक्कत हाँ। ना। पेशेंट जहाँ जहाँ चेन में गया है उस चेन से लिंक हुआ है, चाहे वो फ्रंट डेस्क पे गया हो चाहे कहीं भी गया हो, सो वहाँ ये चीज़ है एक्चुअल में। कई बार ऐसा होता है कि मैंने फर्स्ट स्कैन में नॉर्मल दी है, उसके बाद भी देखता हूँ पेशेंट 3 दिन 4 दिन बाद मतलब एडमिटेड है, 3 दिन 4 दिन बाद उसका फिर से दोबारा स्कैन हो रहा है। तो फिर आपको लग जाता है कि नहीं, मतलब इसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं थी, बस थी भी, तो आफ्टर ट्रीटमेंट वो ठीक हो गया है, उसको डिस्चार्ज हो को जाना चाहिए, हर बार फिर से दोबारा रिपीट स्कैन हुआ है। चलो सर, अभी से ना 20 साल पहले चलते हैं, 2005-2006 तक चलते हैं। सो उस टाइम से लेके हमारे पास ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल टूल्स हैं, मतलब हिस्टोरिक हाई में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन एक्सेस आज है हमारे पास एज ए इंडिविजुअल भी, है ना। आप एक क्लिक कीजिए, आपके पास पूरा सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद भी डॉक्टर्स में बर्नआउट है, सुसाइडल रेट्स सबसे ज़्यादा हाई है, और वो भी फीमेल डॉक्टर्स के ज़्यादा हाई है। और इनफैक्ट एक डाटा था अभी रिसेंट में आया था कि वो कुछ ऐसे था कि जो नॉर्मल सुसाइडल रेट्स हैं, अटेम्प्ट्स लगा लें, रेट्स लगा लें उसमें कि जिन्होंने एक्चुअल में सुसाइड किया है, उसमें डॉक्टर्स 44% है, अकेले डॉक्टर्स, और उसमें 44% में भी फीमेल्स ज़्यादा है, समझ रहे हो। सो यही कम्युनिटी अपने बारे में क्यों नहीं बात कर रही? ये मैंने पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन ना, पिछली बार भी। सो ये कम्युनिटी अपने बारे में क्यों नहीं बात कर रही है, जिसके और सबसे ज़्यादा हेल्प आज के टाइम पे हमारे पास AI आ गया, सबसे ज़्यादा एक्सेस है हमारे पास नॉलेज में, मशीन से हेल्प करने के लिए स्टाफ सबसे ज़्यादा है आज से पहले कभी के टाइम में भी। उसके बाद भी इतनी सारी, ये एक्चुअल में दिक्कत है। ये कम्युनिटी तो अपने बारे में बोलनी चाहिए ना। देखो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोसाइटल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, प्लस इकोनॉमिकल प्रेशर। मतलब मैं जैसे अपने आप को एक इंडिविजुअल केस में जैसे मानूं, मतलब मेरे जैसे तो बहुत कम ही होंगे, ऐसा मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली या फिर अपने आसपास जितने भी रिलेटिव सब में फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। तो जैसे मेरा BS में सिलेक्शन हुआ तो लोगों को ये लगने लग गया कि बस इसकी लाइफ सेट है, ये बहुत पैसे कमाएगा। ओके। फिर उसके बाद फिर जब पता चला कि बंदे ने स्पेशलिटी का हाँ MD का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, अब वो MD रेडियोलॉजी से उठाया है, फिर तो रेडियोलॉजी के बारे में भी मतलब ऐसा मिसकंसेप्शन है कि सबसे ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट कमाते हैं, बट मैं भी सबको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा गलत है ये। अच्छा। कोई ये मिसकंसेप्शन अभी एट प्रेजेंट। हाँ। तो फिर बंदे के दिमाग में एक अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है कि मतलब लोग ये बोलते हैं कि सब लोगों को ये परसीव करते हैं, नहीं रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी अच्छी होती है तो उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो वो काम ज़्यादा करता है। प्लस मैंने ये एक चीज़ और देखा है कि मतलब MD करने के बाद मेरे को लगभग 8 साल हो गए हैं। जब जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तो आप काम ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि आपका इनकम ज़्यादा हो। ओके। फिर उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप बाकी अपने यारी दोस्ती सब चीज़ों से कट जाते हो। फिर ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बाद आपके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। इनफैक्ट कई ऐसे क्लिनिशियंस को मैं जानता हूँ, कई रेडियोलॉजिस्ट को जानता हूँ कि जो दिन में तो काम करते ही करते हैं, रात में भी 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक काम करते हैं। ओके। तो इससे क्या होता है कि बर्नआउट तो है ही, जो एक रिलीज़ जो मैकेनिज़्म होता है कि यार अपने यार दोस्तों से मिल के आपने कुछ बातें कर ली, उसका टाइम नहीं है आपके पास। प्लस जो मेंटल हेल्थ डायरेक्टली एसोसिएटेड रहता है आपके फिजिकल हेल्थ से। ओके। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर, मैंने बहुत कम ही डॉक्टर्स देखा है जो मतलब फिजिकल एक्टिविटी, अब कोई जिम या फिर कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए डेडिकेटेड टाइम रखते हैं, उसमें हमेशा करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास इतना काम करने के बाद कोई ऐसे गो टू पर्सन नहीं मिलते ना, कि दोस्तों की जैसे आप बात कर रहे हो। सो वो इसलिए भी है क्या कि लोग मतलब ज़्यादा हाई उस पे देखते हैं, हाई एंड पे देखते हैं, बात करने में थोड़ा सा झिझकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नॉर्मल। एक तो आपकी टाइमिंग भी, मतलब जैसे आप लंबे टाइम का काम करो, टाइमिंग आपका ऑड हो जाता है। सुबह आपको जल्दी निकलना है, शाम को आप लेट घर आते हो, फिर उसके बाद आप इतने थक चुके होते हो। वैसे मैं अपनी बात करूँ कि मैं भले 9 से 5 का जॉब करता हूँ, बट शाम तक मैं इतना एग्जॉस्टेड होता हूँ कि बस मेरे को परेशान ना करे, ऐसा होता है कि भाई बोलते हैं कि चलो कहीं से घूम के आते हैं, तो मतलब मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ क्योंकि अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ।
क्योंकि भले ही सबको लगता हो कि रेडियोलॉजिस्ट लेकिन जाना तो पड़ता है सर, उधर से ऑर्डर आने के बाद आने नहीं होता है। वो तो मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ मेरे हो गया, मैं वो बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मोटा मोटा वही है हम्म, कि ये जो सुसाइड रेट जैसे आपने बोला, ये एक फैक्चुअल डेटा है कि डॉक्टर्स की एवरेज एज गेस करो कितनी है? 40। 59 ईयर्स। ओके। अब 59 ईयर्स भी किसने बढ़ाया हुआ है? अगर हम इसमें नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को मिलाते हैं, डॉक्टर्स में पैथोलॉजिस्ट नॉन क्लिनिकल पैराक्लिनिकल लोग जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस टाइप के जो सब्जेक्ट वो भी उसी पूल में है। अगर आप उनको हटा दो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को, तो जो जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी एवरेज एज और भी कम हो जाएगी, अंडर 40, अगर 40 के आसपास ही नहीं देखो, स्ट्रेस तो है सर, ये तो है स्ट्रेस, ऐसा नहीं है स्ट्रेस नहीं है, आप कहीं काम कर रहे हो वहाँ का भी स्ट्रेस एक अलग स्ट्रेस होता है ना। सो वो भी एक मैटर करता ही होगा, वो भी अपने आप में एक चीज मैटर। वो तो देखो आप, ये तो आपके जॉब प्रोफाइल का पार्ट है। अब जैसे कोविड के टाइम पे मान के चलते हैं हम, कोविड में देखो डॉक्टर्स की क्या हालत हुई थी, क्या हालत हुई थी कोविड में, मतलब उस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स ही थे, उतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स ने ये एक तरह से कंट्री को संभाला है उस टाइम पे। और उससे चलो उसी बारे में बात करते हैं, आपको लगता है कि 5 साल में कुछ सीखे हम पेंडेमिक के बाद, रेडी हैं हम दूसरे पेंडेमिक के लिए? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या फिर जो सपोर्ट स्टाफ है, उसके अलावा जनरल पब्लिक में उतनी अवेयरनेस नहीं है अभी भी। अगर आप किसी में बोलो ना कि यार भले ही पैंडेमिक चला गया है, बट उसके वायरस म्यूटेट होकर अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी वही 3-4 दिन पहले की बात है, H1N1 के 2 टिपिकल वायरल निमोनाइटिस आए थे। तो अगर आप किसी को बोलो कि नहीं भैया कि आप अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो आप मास्क पहनो, या फिर पेशेंट के अटेंडेंट को हम बोले कि यार अननेसेसरी आप स्कैन रूम में ना आए, आपके आने से स्कैन में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, बट उसने क्लोज इन्वायरमेंट में आप भी आओगे, डॉक्टर तो अपना प्रोटेक्टिव गियर लगा के बैठा हुआ है, लेकिन उस पेशेंट को वायरल निमोनाइटिस है, आपको भी होने के चांसेस है, तो लोग समझते नहीं इस चीज़ को। और इंडिया का मुझे अगर बोलना नहीं चाहिए, मैक्सिमम लोगों का जो IQ है ना वो काफ़ी कम है, बोलना नहीं चाहिए बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सिर्फ मैं मेडिकल के अगर हूँ, बाकी दूसरी चीज़ों में भी ना, मतलब समझदारी वाली जो चीज़ है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर अब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो उसके पीछे कोई फैक्ट्स है, कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है, स्टडी है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। नहीं मतलब मैं ये पेंडेमिक वाली चीज़ मैंने इसलिए पूछी कि इंडिया पेंडेमिक के लिए रेडी है या नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमने हमने 2 वेव देखी कोविड की ना, उसके बाद मतलब क्या सुधार है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, डॉक्टर्स के लिए कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, क्या ठीक हुआ है, मतलब कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, बस वो आया और गया। उस टाइम पे वो सब था, अब उसको मतलब हेल्थ केयर को प्रायोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं है, एक्चुअली में नहीं है ना। वो तो है। और इंडिया में एक चीज़ मैंने देखा है ना कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइक एजुकेशन या फिर हेल्थ हो गया, यहाँ पे क्या होता है ना, एस्केप मैकेनिज्म होता है। ये सरकार की ड्यूटी है कि आप इसको अच्छा बनाओ। सरकार उसको क्या करती है, उसको अच्छा बनाने के बजाय वही बोलेगी आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। ओके। जैसे आपका अगर आपने वो पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन, उसमें भी वही है, वो यही बोलती है कि ये हम सारे प्राइवेट स्कूल्स में इतने % सीट्स नीडी या फिर जो बनते हैं उनके लिए हम रिजर्व करते हैं। ओके। और हेल्थ सेक्टर में क्या करते हैं, आयुष्मान भारत चलाते हैं। हाँ। तो नहीं मैं उसके बारे में जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। नहीं, उसके ऊपर भी सर देखो 2 डिबेट हो सकती हैं, है ना। एक डिबेट तो ये कि लोगों ने, हॉस्पिटल्स ने और आम जनता ने भी, मैं आपको बताता हूँ 2021-22 में जब ये एक्सपेंशन स्टेज पे था, 2022 में जब ये अपने एक्सपेंशन स्टेज में था को ये आयुष्मान भारत, सो उस टाइम पे लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया सर। फेक एडमिशन्स, डेट ऑफ बर्थ बदल के, मतलब आइडेंटिटी बदल बदल के जो पैसा आता था उसका हाफ करते थे, हाफ हॉस्पिटल्स रखता था, हाफ पेशेंट को देते थे, बहुत हुआ है। उसके बाद मतलब गवर्नमेंट ने ये चीज़ें सुधारी हैं कि क्या बोलते हैं कि वही उनको डी पैनल कर दिया हॉस्पिटल्स को, और वो सब वो हुआ है, एक्चुअली में उस टाइम पे हुआ था, है ना। अभी भी कई जगह होता है, लेकिन एक बात हम इसमें ये भी मान सकते हैं सर कि 5 लाख का इलाज देना किसी को तो मिला होगा। मैं यही बोल रहा हूँ। अब आप
ये आयुष्मान भारत स्कीम पता नहीं कब से स्टार्ट हुई है, तब से आज तक जितना भी एक्सपेंड हुआ है, इसमें जितना पैसा खर्चा हुआ है, अगर आप उतने पैसे में इकट्ठा करके उतने ही नए हॉस्पिटल्स, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब अगर आप सरकार के अंडर उसको खड़ा करते, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मेरे ये बात बोलने के पीछे का रीजन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे ना कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी एडमिशंस, ये चीजें रुक जाती। मतलब आपका कहना है अगर कोई भी गवर्नमेंट सेटअप में आप कभी भी नहीं देखोगे कि अननेसेसरी किसी को रोका जाए, अननेसेसरी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करिए ना, आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाइए, नंबर ऑफ नर्सेस बढ़ाइए, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बढ़ाओ, जितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं वो लाइए। ये फैक्ट है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो रेडियोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ से ज़रूरत पड़ता है, इक्विपमेंट से। ओके, तो वही उसी के मैंने अभी तक जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप में काम किया है, मैंने सब जगह यही देखा है कि हमेशा प्राइवेट प्लेयर्स चीप आउट करते हैं इक्विपमेंट्स में, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपके पास अच्छी मशीन नहीं है तो आप बहुत सी चीज़ें मिस करोगे। भले ही एक क्लिनिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट को पता है कि ये डायग्नोसिस ये है, बट आपको मशीन ही नहीं दिखाएगी। मशीन की इतनी औकात ही नहीं है कि वो उतने अच्छे रेजोल्यूशन में आपको रिनल स्टोन दिखा सके या फिर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडेनोपैथी दिखा सके, कोई अंदर इन्फेक्शन है, तो वो चीज़ें मिस होंगी। मैंने सर आपसे ना थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि जब वो मैंने एआई टूल्स के लिए बेशक पूछा, लेकिन कोई भी टूल आता है इसके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में या किसी चीज में भी, सो उसमें डॉक्टर का से नहीं है ना, उसी लिए तो मिस आउट हो रही है ना वो चीज। नहीं, अभी इस चीज पे मैं अभी इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी तक कोई भी चीज सर्टिफाइड नहीं है। जिस दिन अगर ऐसा हो कि कोई टूल सब स्टैंडर्ड है, उसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया कि इसको आप सारे हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर फीस दे के व्हाटएवर, उस दिन हम इस बात की जरूर बात करेंगे। अभी एट प्रेजेंट मेरी जानकारी उसके हिसाब से अभी तक ऐसा कोई आई टूल नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया कि उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनेगी। तो मतलब अभी आपके सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको मतलब एक कोई सा भी स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस होती है ना, उसमें जैसा स्टेजेस होते हैं उस स्टेज में ही है वो। नहीं, अभी जैसे सर आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक मतलब वोट बैंक खींचने के लिए थी क्या वो स्कीम? क्योंकि वो आपकी जैसे जो बात है उससे मतलब अब मैं भी सोच रहा हूँ उस चीज़ को कि सम अमाउंट ऑफ मनी सरकार ने निकाला, एक जगह एक चीज़ बनाई, आयुष्मान भारत बनाया कि सबको 5 लाख का बनाया, लेकिन वो पैसा उन्होंने दे दिया मतलब ऐसे लोगों को जिनको वो नहीं एक्चुअल में पता चला, एकदम से आया हॉस्पिटल्स में लगा लो या मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत। मतलब ये इसके दो पहलू है कि सरकार का इंटेंशन अच्छा था कि जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो इलाज मेरे पास पहुंचे। हाँ। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आज मैं चाहूँ ऐसा और अगले 10 दिन में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे दूँ। जी। सरकार को ये करना चाहिए, जैसा मेरी जो समझ है उस नीति निर्धारक है, बैठे बताएंगे सर, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आप धीरे धीरे करके आयुष्मान में जो पैसा जितना लगा रहे हो उसको या तो कट डाउन करो या फिर उसका कुछ इक्विवेलेंट पार्ट को आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी डेवलपमेंट में लगाओ, कैपेसिटी एक्सपेंशन। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सही है हमें इसका फायदा यही होगा जो अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि जो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट अननेसेसरीली एडमिट है लंबे टाइम पर भी इसकी जरूरत नहीं है कि जैसे क्या होता है कि कई बार मैं जिस हॉस्पिटल में भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को पता है कि उसके पास 5 लाख रुपये पड़े हुए 1 साल के लिए उसके आयुष्मान कार्ड में, अब खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, उससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा बॉयल मतलब छोटा लाइकोमा, वो बहुत कॉमन है, हर किसी को कहीं पे भी हो सकता है, वो जाके निकलवा आता हूँ मैं जाके ऐसे मजे में। हाँ, तो उसको ये लगता है कि अब वो क्या करेगा कि यार ये लाइपोमा है, वो जाए टेस्टिंग पैनल हॉस्पिटल में, वहाँ पे सर्जन को बोलेगा क्या मैं यहाँ पे ये एक गठान है, मस्सा है, तो इसका कुछ करना है। अब उसको भी मालूम है सर्जन कि इसी के लिए आया हुआ है, मजे लेने हैं। मजे क्या मतलब हाँ, मतलब मजे ही है सर, अगर ऑपरेशन करवाना है तो वो भी बोल देगा नहीं भैया करा लो। तो ये जो अननेसेसरी, क्योंकि ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है। हाँ, सही बात। इंडिया तो इसमें तो सिविक सेंस आ गई ना सर, ये तो सिविक सेंस तो मैंने वही बोला ना कि इंडिया का जनरल पॉपुलेशन का आईक्यू बहुत कम है। हाँ, सही कह रहे हो आप। अभी जो फ्री डेटा और जो इजीली जो डेटा मिल रहा है ना, उसका यूज इंडिया के लोग ना सिर्फ रील्स देखने में दे रहे हैं। भले ही मैं कितना क्रिटिकल लोग 4 गालियां देके कमेंट में, बट ये फैक्ट है।
अगर आपके पास डेटा इतना सस्ता है, और ये फैक्ट है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा इंडिया में है, तो उसका कुछ प्रोडक्टिव यूज़ करो। इतने सारे एआई मॉडल्स, उससे कुछ चीज़ें सीखो कि भैया क्या है क्या नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें करने में लगनी चाहिए। तो मेरा बस यही बोलना है कि ये जो आयुष्मान जो है इसको कंटिन्यूस एंडलेसली नहीं चलाना चाहिए। आपका साइड बाय साइड आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करो, एक टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि इंडिया के आपका, क्योंकि उससे जनरल पब्लिक का भी अच्छा होगा, भला होगा। अननेसेसरी जो ये जो जैसा मैंने बताया ना कि कुछ है मेरे शरीर में जिसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी था, मतलब मेडिकल साइंस को भी आया है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, एक 5 लाख का मेरे पास कार्ड बना हुआ है आयुष्मान का, तो मैं जाके निकलवा लेता है ना। और कई बार क्या होता है ना कि ये जो सर्जरीज होती हैं होती बहुत सिंपल है, बट अनफोर्सिन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो कई बार पेशेंट्स का लंबा स्टे होता है, फिर उस कॉम्प्लिकेशन के फिर लाइफ लॉन्ग भी कई बार वो होते हैं कि जिंदगी भर पेशेंट चक्कर लगाते हैं, वो पेशेंट बन जाता है। पेशेंट था नहीं वो, लेकिन बाद में पेशेंट बन जाता वो एक सेइंग भी होती है सर, मतलब कॉम्प्लिकेशन पे, कि कॉम्प्लिकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर ना। सो वो तो चाहे छोटे से उसमें भी हो सकती है, सुई लगे उसमें भी हो सकती है। अच्छा सर, अभी इसी के बारे में बात करें, पेंडेमिक के बारे में। अभी एनर्जी क्राइसिस, अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। सो अभी कोई अगर पेंडेमिक होता है तो सबसे पहले कहाँ फ्रैक्चर होगा? इंडियन हेल्थ केयर में सबसे पहले कहाँ फ्रैक्चर होगा? अभी वैसे एक हंताग्रस्त आउटब्रेक हुआ है कुछ जगहों पे, बट ऐसा स्टडी हुई है कि उसके चांसेस कम है वो फैले। मतलब किसी भी चीज़ को पैंडेमिक बनने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वायरस में, वो वाला वायरस नहीं है। बट स्टिल एक हम सोच सकते हैं कि चलो अगर मान ले कि यही वायरस फैल है, तो अभी एट प्रेजेंट जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है फ्यूल की वजह से ही हो रहा है। फ्यूल ओला और साहब ने जो नहीं, इस टाइम पे तो सर आप ये मान के चलिए ना कि अगर एनर्जी क्राइसिस पे हम बात करें तो एनर्जी दूसरा वेपन है ना इस टाइम पे तो। हाँ, वो तो ईरान का पहला एटॉमिक बम वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है। हाँ वही है। अब अभी देखो, उसका यूज़ तो कर ही दिया। जो गल्फ नेशंस हैं वो ऑयल को कंट्रोल कर रहे हैं, चाइना मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रहा है, वेस्ट फाइनेंस को कंट्रोल कर रहा है, इंडिया क्या कंट्रोल कर रहा है? हाँ बहुत सिंपल है, आप ये तो बहुत ही सिंपल है, बच्चा बता दे। सबसे लास्ट में इंडिया ना, जो लेबर जो फोर्स है, हमने 10 मिनट की डिलीवरी फ्री कर दी। हाँ, वो एक वैसा नहीं वो बुरा है, वो भी एक अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। ये तो मतलब बहुत ही लंबी टॉप पर जाएगी। मतलब कि ये तो बात है कि अगर अभी कोई पैंडेमिक आ जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सबसे पहले डूब जाएंगे। सब में ही डूबेगी। मतलब क्योंकि दवाइयाँ को जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो एपीआई चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंडियन बनते नहीं, मैक्सिमम सारे चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर जब आउटब्रेक आएगा, फिर दुनिया भर में रेस्ट्रिक्शंस होंगे। एलपीजी मिल नहीं रहा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, सिंपल है। वही है, वो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ तो ये तो एक सोचने वाली बात है इस टाइम पे। अगर हम ये प्रधानमंत्री मोदी ने तो बोल दिया कि ठीक है सोना मत लो, डीजल पेट्रोल मत लो, ठीक है छोड़ दो, वो दूसरी बात। हेल्थ केयर को भी तो प्रायोरिटी देनी चाहिए ना इस टाइम पे, तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक एसेट, मतलब प्राइमरी एसेट की तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए सर हेल्थ केयर को। नहीं मतलब मतलब मैं अगर इसको इस तरीके से सोचूं कि क्या एक्टिव इंटरवेंशन मतलब सोच सकते हैं। मतलब मुझे तो अभी एट प्रेजेंट ऐसा कोई अभी आया नहीं है, तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन चाह रहे हैं। मतलब मैं एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया सवाल। प्रोटेक्शन मतलब सर कि भाई हमारे लिए भी तो कोई हेल्थ केयर के लिए भी तो कोई, मतलब एक वो बननी चाहिए ना, गाइडलाइंस चेंज होनी चाहिए ना। ये पुरानी गाइडलाइंस पे ही पूरा देश चल रहा है अब तक, उनको भी तो चेंज करना चाहिए ना सर, या नहीं करना चाहिए? वो चेन नई बननी चाहिए ना, उन चीज़ों को सोचना चाहिए, नए लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशंस आज के टाइम पे हम ज़्यादा बेटर ले पाएंगे एआई से, और मतलब किसी भी चीज़ से। हमारे साथ साथ ह्यूमन के साथ साथ मतलब एक मशीन भी सोचेगी, आज तो वो वाला टाइम आ चुका है। तो हम नई चीज़ बना सकते हैं ना, नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि मतलब अगर कुछ कल को कुछ नई चीज़ आती है, हमारे ऊपर कुछ भी होता है, तो कम से कम इस लाइन में तो हम सेफ रहें कि लोगों को इलाज तो मिल रहा है टाइम से। और इलाज एक्चुअली में इतना महंगा भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, जितना पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उसका अगर 30-40% भी एक्चुअल में इन्वेस्ट हो जाए, सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव होगा सर, ऐसी बात नहीं होगा। हाँ, वो तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो आयुष्मान भारत और इस टाइप की जो स्कीम्स हैं, हाँ उसमें जो जैसा मैंने कल बोला कि अगर उसके साइड बाय साइड कैपेसिटी एक्सपेंशन, मतलब अगर आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि एजुकेशन और हेल्थ इसको प्राइवेट उससे दूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं ना कि इससे आपका सोसाइटी बनता भी है और
बर्बाद भी होता देखो सुपर पावर की हम बात करते हैं इंडिया को, इंडिया विल बी अ सुपर पावर, अरे हेल्थ केयर में भी तो सुपर पावर होगी। वो कब, आप कब सोच रहे हो, आपने मतलब ऐसे कभी थॉट आया हो कि इंडिया कभी आगे जाके एक हेल्थ केयर सुपर पावर की तरह हम लीड करेंगे? क्योंकि डॉक्टर्स तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ना। है। हाँ वो डॉक्टर्स तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया कैसे सुपर पावर बनेगा? इसमें वही है, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब आपको कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं डॉक्टर। सर आप फैसिलिटीज तो बहुत बाद की बात आती, पहले अटैक ही रोक लो डॉक्टर्स के ऊपर, वायलेंस ही रोक लें। हाँ डॉक्टर्स को सबसे इजी, अगर गली में चलते आदमी को पीटना मुश्किल है, डॉक्टर को पीटना सबसे आसान है। आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उठो अपना इलाज कराने जाओ और वहाँ पे 2 अटेंडेंट ले जाओ, वो उनको पीट लेंगे और कोई कोई शिट नहीं कर दे, कोई किसी को मतलब नहीं उस चीज़ से। ये तो चलो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डॉक्टर्स को एक सिक्योरिटी देगी, लेकिन बैड थिंग इज दैट कि जो वहाँ की मैनेजमेंट है, जो एक्चुअल में वो एक सेटअप है, वो भी प्रायोरिटी उसी पेशेंट को ही देगा उस टाइम पे, और एक्चुअल में एसेट तो डॉक्टर है ना। हम बताओ, ये तो है ना सर। डॉक्टर्स तो वही है ना कि जब नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स भी एक्सपांडेबल होंगे। वही भैया कि इस डॉक्टर का, क्योंकि अल्टीमेटली उधर परसेप्शन भी मैटर करता है कि किसी हॉस्पिटल में आपने गया है, आपने किसी किसी पेशेंट ने किसी डॉक्टर की धुनाई कर दी, अगर वो यूजुअली ये इस टाइप की धुनाई वाले तो लोग होते हैं, एलिमेंट होते हैं यूजुअली, या फिर डिसोशल होते हैं, या फिर इन्फ्लुएंशियल बंदे होते हैं उस एरिया के। अगर आपने उनके अगेंस्ट कोई मैनेजमेंट कुछ एक्शन लेती है तो आपका फ्यूचर जो फर्दर जो बिजनेस होगा उस हॉस्पिटल का वो अफेक्ट करेगा। तो उसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती है। जनरल पब्लिक है जो अपना इलाज कराने आया है, वो यूजुअली इस टाइप के काम नहीं करता, अनलेस आगे डॉक्टर ने इतना ही मतलब ब्रॉस नेग्लिजेंस कर दिया इसकी वजह से पेशेंट परेशान हो रहा है। नहीं सर, आप एक केस बताइए मेरे को, एक केस, मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअल में नहीं पता, मैं बस आपसे सच में पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे किसी डॉक्टर के ऊपर अटैक हुआ हो और एक्चुअल में जिसने अटैक किया था उसको सजा हुई हो, या कोई भी उसके लिए मतलब ऐसा हुआ हो, लॉ ने उसके लिए एक्शन लिया हो। नहीं, मैं रिसर्च कर रहा था तो नहीं मिला मुझे। पता नहीं, मतलब मतलब मुझे भी नहीं मालूम कि मतलब ऐसा कभी कोई तो होगा। ये तो बहुत सैड चीज़ है ना सर। हाँ ये तो है, क्योंकि ये देखो तो रेपुटेशन ही गई, ये तो वो वाली बात होगी कि आप 20 साल अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक सेल्फ रिस्पेक्ट अलग अलग हो जाती है आदमी की ना। उसके बाद एक अटैक हो रहा है सर डॉक्टर पे, है ना। सो देखो इंडिया में ना किसी भी चीज़ को ओवर रेगुलेट करने का यूजुअली नुकसान ही हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ओवर रेगुलेट कैसे? मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दोगे, क्योंकि इंडिया में ना पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स के हिसाब से सरकार बिलोंग करती है। एक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे याद से तो PCPNDT एक्ट है जो इंडिया में जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ था कि लोग महिला मतलब हत्या होते थे, फिटल डेथ होनी है। फिटल इन्फेंटिसाइड होता था, तो उसके अगेंस्ट में रूल बनाया गया। अब आइडियली देखा जाए तो रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, मतलब अगर एक हम प्री सोसाइटी की बात करें, जैसे फॉरेन में होता है, यूरोप में होता है, US में होता है, वहाँ पे रूल है कि जब आप लेवल 2 स्कैन करते हैं, लेवल 2 मतलब 18 से 20 हफ्ते के जब स्कैन करते हैं, तो वहाँ पे रूल है कि आपको बच्चे का सेक्स डिक्लेयर करना है, मदर फादर को बताना है कि वो लड़का है कि लड़की है। अगर वो सेम चीज़ हम इंडिया में भी करते हैं तो डॉक्टर का काम, बस रेडियोलॉजिस्ट का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो पेरेंट बच्चे को रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है, उसकी अबॉर्शन कराना चाहता है, उसमें डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट है उसका कोई रोल नहीं होता। अगर उसको अबॉर्शन कराना है तो किसके पास जाएगा, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उसकी दूसरे किसी क्लिनिशियन के पास जाएगा। तो अगर सपोज ये एक क्राइम है, ये एक क्राइम है, तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से आप बताओ कि इसमें अगर ये क्राइम है, उसने उस फिटस को अबॉर्ट करा दिया, तो इस क्राइम में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? आपके हिसाब से कौन है? माँ बाप ही है, डिसीजन उन्हीं का ही है ना। सही है, जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मांगे कि मेरी इच्छा थी कि ये आदमी मरना चाहिए, तो मैं किसके पास गया, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, भी दूसरे क्लिनिशियन के पास, उसने इस बच्चे को मारा। तो दूसरा कल्प्रिट कौन हुआ? वो क्लिनिशियन उनका, जिसने अबॉर्ट कराया। रेडियोलॉजिस्ट तो आया नहीं कहीं पे, रेडियोलॉजिस्ट ने बस ये बताया कि ये लड़का है कि लड़की। और वो भी खुद से नहीं बताया, किसी ने प्रिस्क्राइब ही किया होगा। हाँ नहीं, मतलब मैं जस्ट ये हाँ मतलब ओपन सोसाइटी है कि US और यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो आइडियली PCPNDT रूल में
स्ट्रिक्टनेस कहाँ पे होनी चाहिए? उन दोनों जगह होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये दोनों जने उससे मुक्त है। ओके, इनके ऊपर नजर रखने वाला कुछ है ही नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं। नहीं, मतलब ये पीसीपीएनडीटी ये बोलता है कि अगर डॉक्टर ने बताया, रेडियोलॉजिस्ट ने बताया, रेडियोलॉजिस्ट मिनिमम 3 साल के लिए जाएगा, 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हाँ, ये सारे जो पीनल एक्शन है वो सारे के सारे रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर। ओके, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया जो है ना, पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट के हिसाब से काम कर रही है। मालूम है कि इसमें गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की। आज की डेट में आप हर चीज़ ट्रैक कर सकते हैं, आपके पास आधार नंबर से लिंक्ड है, तो आप जहाँ से जहाँ क्राइम का ओरिजिन है उसको पकड़ने के बजाय आप किधर उधर घूम रहे हो। सही बात है, घूमते रहो और घूमते रहो, पहुंचना ये कभी रुकना ही नहीं सर फिर तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप ये रूल बना दो, हाँ। ये नहीं भैया कि जैसे वैसे भी अभी भी रजिस्ट्रेशन होता है, सारी प्रेगनेंसी तो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट में, कि जो नियरेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर रजिस्टर्ड होती है। आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आप कंपलसरी कर दो कि सेक्स डिटरमाइन हो गया, और उसके बाद उस बच्चे की जो वो जो जिम्मेदारी है। हाँ, कि हर महीने जब अल्ट्रासाउंड होगा कहीं में, अगर आप प्राइवेट से करा रहे तो उसकी रिपोर्ट ला के आप सरकारी में सबमिट करो, या फिर आप सरकारी में कराओ। मतलब ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है इस चीज का कि फेटल डेथ्स को रोकने के लिए। हाँ, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये पीसीपीएनडीटी एक्ट ना, कि इस वजह से बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से रेडियोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड मशीन रखना ही छोड़ दिया है। ओके, वो सिर्फ सीके और एमआरआई करते हैं। और सीके एमआर में भी पीसीपीएनडीटी एक्ट होता है, बट स्टिल रिलेटिवली कम है जो मेरा कंसर्न ना सर शुरू से ही। हाँ, इसीलिए जो ये जो बात उठी ना कि डॉक्टर्स को बचाने की, या ये जो रूल्स हैं क्यों बनाए जा रहे हैं, तो ये भी मैं उसको उस तरीके से मानता हूँ कि इसका भी मिसयूज होगा। जैसे आज की डेट में पीसीपीएनडीटी मिसयूज इस तरीके से होता है ना कि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे को अपनी मशीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस जिले के सीएमओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। मशीन में खरीद नहीं सकता जब तक वो साइन नहीं करेगा। और फिर जहाँ पे अभी एक तरीके से इंस्पेक्टर राजी है, और मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट है उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, सबको पता है, गूगल भी करके देख सकते हो, समझ सकते हैं। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ सर, इन डिसीजंस में जैसे ये रेडियोलॉजी का डिसीजन है, ठीक है, ये जो एक्ट बना है इसमें ये रूल्स हैं, इन डिसीजंस में, इन रूल्स में रेडियोलॉजिस्ट को क्यों नहीं वो किया जाता ना, स्टार्टिंग में उनको क्यों नहीं लिया जाता रूल्स बनाने के टाइम पे? अब जैसे मेरे से आप पूछोगे कि मैं रेडियोलॉजिस्ट के लिए रूल बनाऊं, या किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो नहीं बना पाएगा उतने बेटर ना, मैं तो अपने दिमाग से बना पाऊंगा। नहीं देखो, जब जिस टाइम पे ये कंसेप्शन के टाइम में था, मतलब जिस टाइम पे इस पीएनडीटी एक्ट को जब सोचा गया, बनाया गया, तो शायद उस टाइम पे भी रेडियोलॉजिस्ट थे उस पैनल में, बट वही है कि ये इसमें भी एक लॉबी वाली बात होती है कि गायनोलॉजिस्ट। ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि हॉस्पिटल्स भी ना एक तरह से मतलब एक तरह से पूरी एनर्जी पे ही चलते हैं, ऑक्सीजन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन्स, एसीज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ है, एनर्जी रिसोर्सेज ही हैं, सब कुछ ठीक है। अभी मिड क्राइसिस में, मिड एनर्जी क्राइसिस में हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, उसके हॉस्पिटल बिल पे अभी क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मतलब इस एनर्जी अगर ये बढ़ता रहा तो डेफिनेटली बढ़ेगा। मतलब ये जो एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल जो है, नहीं डाल, हाँ, गैसेस हो गए, ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर कहीं पे भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो उसके जो सप्लाई चेन में कोई भी चीज़ लाने ले जाने का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। फिर उसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, जो कुछ मेडिकल चीज़ों में यूज होते हैं, जेली हो गया, कुछ भी होगा, उनका भी प्राइस बढ़ना है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, मतलब एक पेशेंट अगर दिल्ली में एक हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है अभी इस टाइम पे? इफेक्ट तो पड़ेगा, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह ही बढ़ रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है ना कि जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग की तरह है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, इसमें आपका कर कुछ नहीं सकते, लेकिन आप यही इंतजार कर सकते हो कि हाँ, स्टेट ऑफ फार्मर्स कुछ है। जो मैं स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा ना सर बीच में कि ऐसे टाइम पे वॉर्स में, पेंडेमिक में, क्राइसिस में नेशन को, जैसे इंडिया को, अभी गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स को एक तरह से नेशनल एसेट की तरह ही मतलब संभालना चाहिए। वो मैं इसलिए पूछा कि एक गरीब आदमी कहीं पे अगर एडमिट है तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली फर्क पड़ रहा है।
हाँ मतलब ये तो वहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वहाँ गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट कर रही है उस चीज़ को? नहीं, देखो गरीब आदमी तो आयुष्मान के थ्रू ही जा रहा है। नहीं सर, आयुष्मान पूरा कहाँ लग रहा है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं, आयुष्मान नहीं लग रहा, क्योंकि आयुष्मान की शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि पेमेंट या तो आगे से नहीं आती, आ रही है तो या तो हॉस्पिटल्स इतना नहीं दिखा रहे हैं, वो लॉसेज में ही दिखा रहे हैं उस चीज़ को। ये तो डाटा है ना? सो उसका भी उसको पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। आयुष्मान हम बोल रहे हैं, लेकिन आयुष्मान ये नहीं कि 5 लाख पूरा निकल रहा मैं है। वही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो गया कि सरकार को क्या उसमें, क्योंकि ये एक टॉपिक है वैसे ना, एक्चुअल में इस पे बात हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा मतलब वो है। मेरे मेरा लिमिटेड नॉलेज है फ्रैंकली स्पीकिंग कि सरकार क्या क्या इसमें कर सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनके ऊपर आपका मतलब जितनी बड़ी लिमिटेड समझ है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल फाइन ट्यून नहीं कर सकते। हाँ, सरकार ये कर सकती है कि जैसे कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, नहीं तो उनके प्राइसेस को ना बढ़ने दे, नहीं सर, या फिर सरकार ये तो कर सकती है कि इस टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे सरकार को हेल्थ केयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक नॉर्मल बंदे पे, ठीक है फ्यूल प्राइसेस का इफेक्ट पड़ा, हर चीज़ पे पड़ा है, ऐसे गैस सिलेंडर पे पड़ रहा है, हर चीज़ पे पड़ रहा है, वो अफोर्ड कर लेगा, है ना? क्योंकि अगर किसी घर में एक आदमी बीमार होता है तो वो एक आदमी बीमार नहीं होता, वो पूरी फैमिली बीमार होती है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट ये अभी जैसे ये होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना है ना, तो स्ट्रेस के टाइम में आप जो सबसे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, वल्नरेबल जो चीज़ है, तो सबसे जिसको ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट क्या है, क्या? अभी जैसे एनर्जी क्राइसिस में ये जो अभी अभी 3 रुपया 87 पैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, 3 रुपये 90 पैसे कुछ डीजल का प्राइस। ये तो डेली कुछ कम हो रहा, कुछ ज़्यादा हो रहा। हाँ, ये जो प्राइस बढ़ने के पहले जो हमारी पीएसयू है, पीएसयू मतलब जो पेट्रोल डीजल जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट करके बाकी इंडिया में जो बेचती है, उनका लगभग शायद डेली का या फिर अगर मिल रहा है महीने का 1400 या 1500 करोड़ लॉस में था, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही थी उस, ताकि जनता के ऊपर वो ना जाए। मतलब अगर वाकई में जैसे सरकार का रूल ये बोलता है कि हम मार्केट के साथ लिंक कर दिया है पेट्रोल डीजल के प्राइस को, लेकिन पिछले 4 साल से पेट्रोल डीजल नहीं सर, वो तो, ये तो मुझे लगता है, देखो थोड़ी सी खोखली बातें भी हैं। अगर इसी पे हम बात करें तो इथेनॉल में 20%, अगर मतलब फ्यूल में जब 20%, मैं वही बताना चाह रहा हूँ हाँ कि पिछले 4 साल तक नहीं बढ़ी थी, और पिछले 4 साल में पेट्रोल डीजल के जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी कम थे, तो उस टाइम पे सरकार ने काफ़ी पैसा बनाया। और वो जो पैसा बनाया उसी पैसे से ही अभी तक, क्योंकि ये 2 महीने से ऊपर हो गए, ये जो चल रहा है वॉर ना 2 महीने से ऊपर हो गए, तब उसके बाद से जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, तो उसी जो बेनिफिट में से ही उन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया। और अभी जब ऐसा हो गया कि 1400 से 1500 करोड़ रुपए पर डे या फिर पर मंथ का उनको लॉस होने लगा, तब उन्होंने प्राइस बढ़ाया। और उसके बाद ये भी शायद 700 या 800 करोड़ रुपए का भी डेफिसिट है। तो मैं नहीं सर, आप डेफिसिट है, मैं उस चीज़ को नहीं लगा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इथेनॉल इंट्रोड्यूस किया था, सो उस टाइम पे पब्लिक को थोड़ी ना कुछ राहत मिली थी, सस्ता थोड़ी हुआ था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इसके बाद जो पैसा बचा हुआ था ना, क्योंकि ये जो वॉर है 2 महीने से चल रही है, और आई थिंक आफ्टर दिन हुए जब प्राइस बढ़े हैं, अभी 7-8 दिन हुए। 7-8 दिन ही हुए हैं। हाँ। तो इस बीच में जो जितना भी जो शॉप को ऑब्जॉर्व किया हुआ है ना, इसमें जो पैसा बनाया गया था, जिसका सब लोग यही बोल रहे थे कि उसका राहत मिलना चाहिए भैया, कि एंड यूजर तक प्रॉफिट पास ऑन होना चाहिए, वे पेट्रोल का प्राइस तुम कम कर दो, डीजल का प्राइस कम कर दो। तो वो जो पैसा बचा हुआ, मेरी जो मतलब जितना रहा हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से ये है। और अभी भी एट प्रेजेंट सरकार ने जितना नुकसान हो रहा है उसके हिसाब से उतना प्राइस नहीं बढ़ाया है। ओके, सो इस टाइम पे सर, मतलब चलो बात करें वैसे कि आपको क्या लगता है, पर्सनली कैसा इंडिया चाहते हो आप, ऐसे हेल्थ केयर वाइज ना, मतलब कि जो कि 5 साल में पॉसिबल है, ऐसे नहीं कि हम कोई इम्पॉसिबल चीज़ है कि भाई ऐसे हवा में बात करेंगे, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि हाँ 3 चीज़ें, हमें 3 चीज़ें चेंज करनी, 3 चीज़ें 4 चीज़ें मेन, उसके बाद कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इससे कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि कुछ चेंज होगा। और यार, हाँ, मैं इसके पीछे का रीज़न बता दूँ। शायद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब उन्होंने 2002-2003 में 7 नए एम्स का खुले से मैं बोल रहा था वो, उन्होंने
खोला उस टाइम में यही एम्स ऋषिकेश, जोधपुर, भुवनेश्वर, रायपुर वैसे आते हैं। तो उस टाइम में मुझे ये लगा कि आई थिंक 2007 की बात है ये, वेस्ट आउट कैंपस की बात है। अब मुझे लगा यार इतने सारे एम्स हुए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी देख लो उस चीज़ के लगभग नहीं हम 18 से 20 साल हो गए ये खुले हुए, एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं पता। और आप किसी भी एम पे जाके देखो तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं बात नहीं की वही है। और इनफैक्ट वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है ना, उसकी इसमें बात ही ना करो तो बेटर है। अच्छा, आप पहले तो ये बताइए, डॉक्टर्स का जो काम है वो सेवा है या सर्विस है? सर्विस है। तो लोग तो सेवा समझ के इलाज करा रहे हैं। अगर लोग सेवा समझ के इलाज करा रहे हैं, सरकार को भी इसको फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर देना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि डॉक्टर्स इतना काम कर रहे हैं सर, इतने बर्नआउट हैं, इतना स्ट्रेस में हैं, कोई 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 सरकार की तरफ से उनके पास ना कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि मैं आर्मी से डॉक्टर्स की तुलना इसलिए करता हूँ सर, क्योंकि पेंडेमिक के बाद मैं करने लगा हूँ। क्योंकि पेंडेमिक में भी हम फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, है ना। जितना काम आर्मी ने किया होगा उस टाइम पे हमने किया है, एक्चुअल में किया है ना। पूरा देश घर में बंद था, हम लोग बाहर थे, हॉस्पिटल्स में थे। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आर्मी को, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन जैसे उनको पर्क्स मिलते हैं सर, उनको कैंटीन्स मिलती हैं, उनको अगर वो गाड़ी लेते हैं तो उस पर सब्सिडी मिलती है, टोल में कंसेशन है, मतलब बहुत सारे पर्क्स हैं सर। सो डॉक्टर्स के लिए तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए भी नहीं है। सो वही टैक्स इंसेंटिव्स नहीं है टैक्स इंसेंटिव का तो आई डोंट थिंक कि आर्मी में भी नहीं, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ तो मिले उनको। अगर हम इतना ही सेवा मान के चल रहे हैं, लोग अगर सेवा मान ही रहे हैं, तो बताइए सर, नहीं होना चाहिए क्या ये? तो नहीं, देखो ये तो बहुत ही अलग डिबेट हो गई कि जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, एम्स और जो INI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली मैं मेडिकल फील्ड की मैं बात करूँ, वहाँ पे काफ़ी पर्क्स हैं डॉक्टर्स को। मतलब जैसे मोटा मोटा ये है कि अगर आपको कहीं पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है, उसके भी आपको वो मिलते हैं, रिइम्बर्समेंट मिलते हैं। आपको कोई गैजेट परचेस करना है, उसके भी वो मिलते हैं। तो कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एम्स वगैरह हो गए जो क्योंकि देखो सर, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, आप देखेंगे पिछले 15 साल में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है बाहर से, लेकिन उसकी वजह से नॉट अ सिंगल डॉक्टर इज प्रॉफिटेड बाय दैट। जैसे जैसे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, बात करते हैं हम, ये बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं इनकी बात करते हैं, इनमें कोई अगर ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में, सो उनको मतलब उनकी गाइडलाइंस में है कि 2 साल 3 साल बाद आप इतना काम करोगे, इतनी प्रोग्रेस करोगे तो आपको कंपनी में एक स्टेक मिलेगा, है ना। डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है, उनको वहीं पे वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहीं की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, स्टेक तो बहुत बाद की बात रह जाती है ना। सो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर इन्वेस्ट हुआ है, सो डॉक्टर्स के लिए हुआ ना, पेशेंट टू डॉक्टर रिलेशन है ना, लेकिन ना पेशेंट को मिला ना डॉक्टर को मिला। सो ये तो सर ये जो तो एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रहा है। एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग की जो बात कर रहे हैं, जैसे तो बड़ी कंपनीज की अगर मैं जाकर मैं सही समझ रहा हूँ, लाइक गूगल हो गया, मेटा है, ये इनकी खुद की ब्रांचेस खोलते हैं। तो आप किसके एम्प्लॉय हुए? गूगल के, मेटा के, या फिर दूसरे या जो भी कंपनी। नहीं सर, ऐसे तो ब्रांचेस तो इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। ये जो तुम बाहर के जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है उसमें उन्होंने स्टेक लिया है, उन्होंने उस हॉस्पिटल को कुछ पार्ट को खरीदा है। तो एक्चुअल ओनरशिप जो प्राइवेट से भी जो प्रीवियस जो थी, वहीं पे ये मैनेजमेंट भी हुई है। वो ये नहीं बोलेगा कि जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जापान की, उसने काफ़ी सारे हॉस्पिटल उसके अंदर उसने स्टेक लिया हुआ है। तो तू एम्प्लॉय अभी भी उसी हॉस्पिटल का, जो मेन जो हॉस्पिटल यहाँ पे है, पैसा उसका लगा हुआ है, मैनेजमेंट वही है। मैनेजमेंट का काम क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्योंकि उस कंपनी ने, उसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पे पैसा ही तो है, वो भी ये पर्टिकुलर सेट ऑफ हॉस्पिटल अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है? डॉक्टरों पे। वो तो सेल्स बिजनेस हो गया ना, ये तो वही तो हो रहा है ये हेल्थ केयर कहाँ बचा, ये तो सेल्स बिजनेस हो गया ना। ये हो गया है, ये फैक्ट है। क्योंकि आप पेशेंट को भी सर, ये मतलब गारंटी दे सकता हूँ मैं, 50 to 60% जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल अवे है, सिंगल हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। वो तो है यार, वो फैक्ट है। सो वो पैसा कहाँ है? वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर लोगों के लिए तो लोगों के पास भी नहीं है, डॉक्टर्स के लिए तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है ना वो तो।
अगर तू पिछले 5 साल या 8 सालों का डेटा तू उठा के देखेगा ना, तो इंडिया की 2 सबसे बड़ी सर्विस सेक्टर, एक हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स, और एक हेल्थ केयर, इसमें मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है और मैक्सिमम चीज़ें बिक गई हैं। मतलब वही सेल्स पर्सन वाली बात हुई, ये मैनेजमेंट जो या कुछ भी मतलब प्रोप्राइटराइजेशन जो हुआ है, वो मैनेजमेंट के लेवल तक दे आर वर्किंग लाइक अ सेल्स पर्सन ओनली, है ना, that ये कस्टमर आया है, इसका ये थोड़ी देर रेवेन्यू पहले हमारी बात हो रही है। रेवेन्यू पर बेड हो रही है सब, हाँ, है revenue per bed ओके। तो ये वहीं पे जाएगी बात। और मैं इसीलिए अभी जो मैं बोल रहा था ना कि आयुष्मान जो स्कीम है ना, ये ठीक है कि आपको एक कुशन देता है कि भाई सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, तब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो जो नीडी बंदे हैं उनको आप प्राइवेट में अकोमोडेट करो, उनको हेल्प करो। क्योंकि सर लेकिन अगर आप इसी मॉडल पर कंटिन्यू करोगे तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप सरकार के पैसे को प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हो। अगर अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान चल रहा है, सर सरकार के पैसा तो बाद में आए, पहले तो लोगों का पैसा आ रहा है। कैसे मैं समझाता हूँ आपको कि ये पॉवर्टी के नीचे कैसे आता है मिडिल क्लास। सर लोग 30 साल पहले भी 40 साल पहले भी इलाज कराने के लिए अपना घर जेवर सब बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं, वो तो है। है ना। सो कितनी सैड बात है कि हम एआई पे बात करते हैं और साइड बाय साइड एक पैरेलली ये भी एक चीज चलती है। तो प्रॉब्लम वही है ना कि जो मैंने बोला ना कि सारी चीज़ें घूम फिर के वही आते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन का जनरल आईक्यू बहुत लो है। जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए उस चीज़ पे कोई बात नहीं है। पब्लिक को ये डिमांड करना चाहिए कि भाई ये बेसिक नेसेसिटी है। मतलब गवर्नमेंट, अगर तू आज की डेट में देख, गवर्नमेंट तेरे लिए क्या करता है। अगर तू टैक्स पेयर नहीं भी है, मैं आवाज उठाऊंगा तो इसको बंद कर देंगे और क्या करेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तेरे को क्या फैसिलिटी क्या सर्विस दे रहा है। गवर्नमेंट का काम क्या है, वो तेरे से टैक्स हर तरीके से ले रहा है। मतलब उस दिन मैंने देखा कि मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर गया, ये इसी के जैसे रिलायंस ये वो जो है ना, जो मतलब मल्टी स्टोर होते हैं यहाँ का लोकल स्टोर है। मैं वहाँ गया, मैंने कुछ सामान खरीदा, उस सामान में टैक्स है, जीएसटी दे रहे हैं। उस सामान को खरीदा, सामान जो इंडियन एमआरपी उसमें टैक्स लगा हुआ है। फिर उसके बाद जब उसने पूरा बिल बनाया उस पे भी टैक्स, उस पर मैं टैक्स लगाया। मैंने पहली बार देखा, मैं तो ये दंग रहा दिया। मैं बोला यार कितना टैक्स दे रहा हूँ। जब मैं मेरी जो सैलरी आती है उसमें मैं हाँ वो टैक्स दे दिया आपने। ये सो के कट कुछ गया। भी आप फ्यूल ले रहे हो तो उस पे टैक्स दे रहे हो, आप गाड़ी ले रहे हो। हाँ टैक्स लगने के बाद सेल्स पे दोबारा टैक्स दे रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, डॉक्टर्स इसीलिए तो बाहर भाग रहे हैं ना, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी ज्यादा। आपको देखो आपकी सेविंग क्या है ना, नवी कि डॉक्टर के पास ऑप्शन है बाहर, आप देखा इसे डॉक्टर ध्यान देता है, बाकी लोगों के पास नहीं है। बाकी लोग भी भाग जाएंगे। नहीं सर, वही तो देखो, उनको भागना उनका गलत नहीं है, वो जस्टिफाई हो रहा है। आपको साफ रोड्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, आपको साफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा ना आपको। तो मैं बोल रहा हूँ ये तो बेसिक्स हो गए। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी वही लड़ाई चल रही है। बहुत ही बड़ी डिस्कशन और डिबेट हो सकती है इस पे। मतलब नहीं मेरे को ही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग पिछले पॉलिटिकली अवेयर में पिछले 10-15 साल में ही हुआ, उसके पहले तो मतलब इतनी समझ नहीं थी। इन सब चीज़ों को देखने का हमने यही समझ में आया कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो समाज का रिफ्लेक्शन होती है। समाज जैसा है उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट मिलेगी। मतलब समाज को क्या चाहिए, अगर समाज ये बोले, पब्लिक ये बोलेगी नहीं भैया कि हमको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, सरकार की मजबूरी होगी वो देगा। और इसका एक और एग्जांपल मैं दूसरे को, पहले तो ये भी हो रहा था ना, पहले सिस्टम ऐसा था कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज भी नहीं करा सकते थे। कि आप कहीं पे कंप्लेंट दर्ज कराने की आपको किसी एक फिजिकल बंदे या तो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है वहाँ पे जाते हैं, आपको कंप्लेंट लिखानी पड़ती। सबसे पहला बैरियर वहीं पे आता था कि अब जैसे पुलिस थाने की मैं बात करूँ, अगर तुम्हारा कोई क्राइम होता है तो पुलिस थाने में जाते हो। अगर पुलिस थाने वाला पता चल गया कि भैया कि ये फलाना जिसने क्राइम किया हुआ है या तो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, तो तुम्हारा केस ही नहीं लिखेगा वो तो आज भी हो रहे हैं सर। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, आज भी वही है, लेकिन सब जगह वो नहीं है। अभी क्या है, आज की डेट में दिल्ली की बात करूँ, ऑनलाइन तो कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, उसमें तेरे को फिजिकली किसी पुलिस वाले के पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो सेम चीज़ अगर तेरे को रोड में तकलीफ है तो गवर्नमेंट की एक पोर्टल है cpgrams.in, और उसमें मैंडेट है 15 दिन के अंदर तेरे को रिप्लाई आना है। सही है गलत है, क्या किया, क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, उसको देना ही पड़ेगा। नहीं वो अच्छी चीज है सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जो समाज की जिम्मेदारी है, तो समाज वो ना, मतलब एक आवाज उठानी पड़ेगी। एक कहावत है कि अधिकार और कर्तव्य है। उसको अपने अधिकारों का ज्ञान है समाज को, अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। अभी तू देख रहा होगा देखो,
सरकार की बहुत बुराइयां भी और अच्छाइयां भी। जैसे एक वंदे भारत ट्रेन चल रही, मैंने पहली बार जब ट्रैवल किया ना, देखा लोगों ने वहाँ पे हाँ, गुटखा थूक रखा है, हाँ हाँ मैंने भी देखा था। वॉशरूम में बहुत ही अच्छा वो मंगला का वो तोड़ तो के निकाल वो दिया। तो सर सिविक सेंस, वही वाली बात आ गई आपकी, मैं आई वही बोल रहा IQ वाली बात आ है, गई। ये जो है ना कि अल्टीमेटली समाज को क्या चाहिए वही सरकार देती है। हम्म अगर सरकार से सब ये बोले, और ये जैसे जो बताया ना कि पहले तो प्रॉब्लम ये थी ना कि तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं होती थी। हम्म अब तुमको गवर्नमेंट ने ये सारी चीज दे रखी है, अब इसमें तुम्हारे जैसे यूट्यूबर का बहुत बड़ा रोल होगा। अब जैसे मैंने बोला CP ग्राम स्टार्टेड, भले ही तेरे कितने व्यूअर है अभी ना देखे बाद में देखे, इस चीज को तो उसमें लगा देगा कि अगर तेरे को रोड में कहीं पे गड्ढा भी दिखाई दे हम्म और उसको नहीं फिल करना है तो उसका फोटो खींच के उसमें डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकता है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ तेरे को। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हर की पौड़ी के पास एक उत्तराखंड परिवहन की बस उसमें से पुल से नीचे गिरी, हम्म और उसमें क्या था उस टाइम पे मेटल के टूटे फूटे रेलिंग लगी हुई थी, वो ब्रिक नहीं था उसका। उसमें गिरने पे कुछ, अब ये मैं उस टाइम में प्रेजेंट नहीं था, बट मेरे डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने बताया कि उनके गांव में कुछ लोग थे जो बह गए, उनको अभी तक नहीं मिले। तो ये चीज़ मैंने कंप्लेंट डाली उस cpgrams.in में, और भले ही थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आया। और एक और चीज़ है कि अब रिस्पॉन्स जब मैंने ये कंप्लेंट डाला ना, तो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉल आया था मेरे को कि आपने ये कंप्लेंट डाली है हमने, और उनका टोन थ्रेटनिंग था। ओके हाँ, बट स्टिल, क्योंकि एक और अच्छी चीज़ है CP ग्राम्स की कि फीडबैक लेने के लिए फ़ोन आता है कि जो रिप्लाई दिया गया उससे आप सेटिस्फाइड हो गए नहीं। ओके तो जो रिप्लाई फीडबैक की जो कॉल आया था, मैंने उनको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉल आया था वो थ्रेटनिंग वॉइस में था कि आपने ऐसा कैसे डाल दिया, आपने कुछ भी डाल दिया, ये है वो है। तो वो चीज़ें बताई मैंने। अब मैंने बोला कि आप इस चीज़ को आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने ऊपर पहुँचाइए, स्टेट गवर्नमेंट ना करिए, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों पंक्ति में नहीं पढ़ना है। उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट से मेरी तरफ से कोई कॉल मेरे वो नहीं है पर्सनली। बट मैं, अगर आप तू जाएगा घर के पौड़े में, घर के पौड़े में उस पुल में जाके देखना कि उसको प्रॉपर सीमेंटेड वो वाला वो लग गया है। साइड रेल्स लगा भी है ताकि कोई गाड़ी बस फर्दर फ्यूचर में ना गिरे ये चीज़। ओके तो ये सारी चीज़ें एक्शन होती हैं। बस ये है कि अगर आप सिर्फ अपने अधिकारों को पता है आपको, अगर आप मैं वही कह रहा हूँ सर, इसमें अधिकार देखो कहाँ आएगा। 30 साल पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई हम पुरानी मूवी देखते थे, चलो और सारी बात छोड़ दो, जब हम छोटे थे तब भी यही बातें चलती थी कि इलाज के लिए वो बंदा घर बेच रहा है, जेवर बेच रहा है ना, वो ब्याज पे पैसा ले रहा है। आज भी सेम है सर कंडीशन। मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ कि अगर तू एम्स ऋषिकेश गया, तेरे को एक MRI के लिए 1.5 महीने की डेट मिली अपॉइंटमेंट की, तो वहाँ पे गाली देगा, तो सब चीज़ करेगा, पर कंसर्न अथॉरिटी वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे जो डॉक्टर है उसके ऊपर चिल्ला रहा है। लेकिन इतना मतलब मुझे हाँ लगता है कि इतना सिविक सेंस होना चाहिए ना कि एक्चुअल में वो डॉक्टर की जब गलती वो नहीं। हाँ 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 तो तेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि भैया कि अपना OPD पर्ची जो जिसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया 1.5 महीने का, उसकी फोटो ये लिख के आप सीधा CP ग्राम में अपलोड दे रहा हूँ। मैं लिख के दे रहा हूँ कि हफ्ते दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आएगा तो आप, मतलब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने न जाने मतलब नहीं मैं 20-25 मैंने ऐसे कंप्लेंट्स किए हैं और सब में एक्शन हुआ है, और जो मुझे दिखा भी है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं गवर्नमेंट की वो कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन गवर्नमेंट तभी किसी चीज़ पे एक्ट करती है जब आप बताओगे। हाँ, नहीं जब आप उससे डिमांड करो। जी 150 करोड़ की पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करना बहुत ईजी काम है, बहुत टफ है। लेकिन अगर आप उसके पीछे ना होगे, आप बोलोगे तो काम होता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने ध्यान दिया, जब मैं वहाँ से अपनी यहाँ से मेरा रेजिडेंस है, वहाँ से मैं अपने हॉस्पिटल में काम के लिए आता था, तो कई जगहों पे होते यूजुअली एक्सीडेंट होने के बाद जो साइड जो बैरियर्स होते हैं जो मेटल के लगे होते हैं टूट जाते हैं, किसी पर टूटने के बाद कोई हिस्सा ऐसा हाँ ये बाहर के निकलता के है। अंदर तरफ किया, उसके ऊपर भी कंप्लेंट किया मैंने। तो उसको उन्होंने चेंज तो नहीं किया, लेकिन ठीक कर दिया। लेकिन उन्होंने उसको काट के हटा दिया कि भैया कि कोई बंदा इसे पर्दा तो घुस के मर ना जाए, हाँ कि एक लुकीला हिस्सा अगर रोना बाहर निकला हुआ है तो गाड़ी आपकी चलो वो अवेयर तो है उस चीज के लिए ना। नहीं, अवेयर नहीं, मतलब आपके डिमांड के ऊपर एक्शन हो रहा है। पहले तो ये भी नहीं था कि आप कंप्लेंट कहाँ करते, भी सरकार ने तो आपको, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फ्री डाटा का उपयोग इस तरीके से होना तो इस पे तो हम जो जैसे, अच्छा आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स फाइनेंशियली एग्रेसिव हो रहे हैं अभी? बहुत ज़्यादा है वैसे में। सो ये तो सच में एक दिक्कत है। मैं तो नहीं करा सकता एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत लंबा इलाज, मैं पर्सनली मेरी बताऊं तो। अब आप थोड़ा पीछे हट के देखो ना चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम्म बहुत सी कंपनीज जो है इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें भी
कुछ ऐसी कंपनीज भी आ रही है जो यहाँ पे अपना इंश्योरेंस कंपनी खोल लेगी। ओके। तो हम पूरा पिक्चर को पीछे से पीछे हट के देखोगे तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें बाहर का पैसा लग रहा है, जो उसको इंश्योर करेगा, तो अल्टीमेटली पैसा कमा कौन रहा है? कंपनीज। बाहर की कंपनीज कमा रही। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, ना तो डॉक्टर को फायदा हो रहा है ना पेशेंट को फायदा हो रहा है, पैसा तो तीसरे के पास ही है ना। सर ग्रो कैसे करेगी? यही समस्या तो ग्रो ही नहीं कर सकती। भाई देख, समस्या को समस्या रखना शायद उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। समस्या या नहीं है, ये गलत है या पता नहीं, ये तो ठीक ही है। समस्या को समस्या रखना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। नहीं वो तो देखो हर जगह का रूल है। मतलब ये अगर फिलोसफिकल बुक्स पढ़ोगे ना तो वो हीरो अच्छा हीरो तभी होता है जब वो किसी खतरनाक अच्छे विलन से लड़ता है। तो विलन का जैसे किसी ने कहा डॉक्टर उसमें जो जोकर है, उस जोकर वो जोकर ज्यादा फेमस है बैटमैन से। और बैटमैन तभी अच्छा बना जब जोकर से लड़ा, हुआ था। जोकर लड़ा। वही सेम चीज यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसको जानबूझ के बनाई जाती है। अच्छा सर, हम वापस आ जाते हैं, सॉरी। आपको लगता है एआई रेडियो ये कौन सी 3 ब्रांच है जिसपे एआई सबको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी जिसको? देखो जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है उसमें उनके पास मोटली बोलते हैं कि उसके सुरक्षा कवच है कि पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर से सामने सामने बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी, इनफैक्ट वो हेल्प करेगी पेशेंट के मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट की। डॉक्टर्स के पास एआई टूल्स होंगे तो वो ईजिली सारी चीज़ों को जो रिपोर्ट्स हैं क्लिनिकल फीचर्स के साथ है उसके क्लिनिकल जजमेंट में बेटरमेंट के लिए काम आएगा। पर्टिकुलरली जो नॉन पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस टाइप के डिपार्टमेंट इफेक्ट पड़ेगा। उसमें ये हो जाएगा कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटर होगा कि ह्यूमन एरर के चांसेस कम होंगे। डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो जॉब्स कम होंगे। और वो डॉक्टर्स जो एआई टूल्स को बेटर यूज़ करना जानते हैं उनके लिए बेटर होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स की डिमांड रहेगी कि भैया कि वो एआई टूल्स का यूज़ कर सकता है, 10 डॉक्टर का काम है अकेला डॉक्टर कर सकता है। अच्छा सर, कौन सी कंट्री का हेल्थ केयर मॉडल सबसे मतलब बेस्ट है आपके हिसाब से अभी के? जैसे कि नहीं। मेरी जानकारी में सिंगापुर का सबसे बेस्ट है। ओके। सिंगापुर में क्योंकि वहाँ के पेशेंट रेशियो प्लस ट्रीटमेंट जो वो है वो सारी चीज़ें बेटर है। बाकी जगहों की अच्छी है बट वहाँ पे डॉक्टर्स का रेशियो कम है तो इस वजह से वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। सर थैंक यू। कोई एडवाइस देना चाहेंगे सर आप मेरे को अभी? देखो लंप तो जो फ्री डेटा सस्ता डेटा है ना उसका यूज उपयोग करो और आपको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पता होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बीच में बोला था कि कोई भी सरकार जो होती है वो समाज का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप खुद अच्छे बनोगे तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके बेसिस पर, तो मैं इसी चीज़ को एक हरिद्वार और एक चंडीगढ़ से कंपेयर करता हूँ। चंडीगढ़ में भी रोड ख़राब होते हैं, चंडीगढ़ में भी बिजली जाती है, चंडीगढ़ में भी पेड़ टूट के रोड पे गिरते हैं। वहाँ पे लोग इतने जागरूक हैं कि वो इमीडिएटली फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। मतलब अपनी दिक्कतों को हम उठाना शुरू करें, बस है ना? यही फ़र्क है। छुपाओ मत, बोलो। छुपाने वाली बात ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। हाँ मैंने सही बात है। बैन पोर्टल पहले आपके पास ये समस्या थी कि आपको कहीं पे जाना पड़ता था, अब सरकार आपकी मोबाइल पे आ चुकी है। डोंट बेंड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें बस ये करो कि बस आप ये चीज़ें अगर क्योंकि ये गवर्नमेंट का मैंडेट है कि आपने कोई भी कंप्लेंट किया ना 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। भले तुमने उसमें काम किया, सही किया, गलत किया, कुछ भी किया, और कोई भी ऑफिशियल अपनी पेट नहीं फंसाना चाहेगा। अगर उसने गलत काम किया तो वो अप्रूव नहीं करेगा, चूंकि मैंडेट है तो उसको सही तकना पड़ेगा। और अगर उसने गलत बताया तब भी आपके पास अपील का अधिकार होता है। कुछ मामले कुछ जो जैसे मैंने कुछ कंप्लेंट डाली उसमें कुछ भी उन्होंने कई बार समटाइम ऐसा हुआ, मैंने फर्स्ट अपील किया उसके बाद वो चीज़ें रेक्टिफाई हो गई। ओके। थोड़ा सा जो आप इंस्टाग्राम रील पे जो टाइम वेस्ट करते हैं उसकी वजह इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अच्छा होगा। तो बेटर वही है कि उसका सदुपयोग करें। Thank you, Dr. Hemant, for this honest and insightful conversation. And thank you everyone for watching this conversation on behalf of Beyond Logic. Thank you so much. कैसी लगी सर आपको कन्वर्सेशन? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा है। सही में अच्छा लगा है? वाला एक्सपीरियंस था वही। सही में अच्छा लगा है? हाँ। हैं? अच्छा था। सही है सर, चलो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्यों हाँ मुझे बुलाने के लिए। हाँ।